हेलो गाइस, मैं हूं राकेश और स्वागत करता हूं आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में पूरे के पूरे यानी आर्ट ऑफ टीचिंग के जितने भी सिलेबस में दिए गए हैं टॉपिक्स वो सारे इस वीडियो में क्विक रिवीजन करवा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बने रहिए। टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम। तो सबसे पहले जानते हैं शिक्षण के बारे में। टीचिंग क्या है? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक किसी विषय, कौशल या व्यवहार को छात्रों को इस प्रकार समझाता है कि उनके व्यवहार, ज्ञान या कौशल में सकारात्मक परिवर्तन आए। यानी कि अगर मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ और इससे तुम सीखे और कुछ बदलाव आया तुम में, दैट इज कॉल्ड शिक्षण। अब टीचिंग के उद्देश्य: ज्ञान का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। ज्ञान का स्थानांतरण मतलब समझाना पड़ेगा, क्विक रिवीजन है ना, छोड़ो। जैसे मैं बताया तो यहाँ से तुम्हारे पास ज्ञान पहुँच रहा है। व्यवहार में परिवर्तन, अभी से तुम बदल जाओगे, थोड़े जानकार हो जाओगे। सामाजिक अनुकूलन, रचनात्मक विकास। टीचिंग के प्रमुख तत्व क्या क्या तत्व हैं उसके बारे में जानते हैं। शिक्षक, टीचर, विद्यार्थी, लर्नर, विषय वस्तु, कंटेंट, वातावरण, एनवायरनमेंट, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव और विधियाँ, मेथड। क्या क्या मेथड है टीचिंग के। अब अधिगम किसे कहते हैं, मतलब अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव या अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आता है। यह एक सतत, परिवर्तनशील और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यानी सतत मतलब हमेशा, और परिवर्तन होते रहता है और उद्देश्य की पूर्ति होती है। मतलब अगर तुम आर्ट ऑफ टीचिंग अभी पढ़ने आए हो तो किस लिए पढ़े हो? कोई उद्देश्य होगा, हमें बिहार स्टेट पास करना है, 30 नंबर का मार्क्स गेन करना है, बस यही हुआ। अब लर्निंग की विशेषता क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। यह अनुभव आधारित होती है, यह परिवर्तनशील होती है, यह व्यवहार पर आधारित होती है, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब टीचिंग और लर्निंग के बीच अंतर को देखते हैं। तो उद्देश्य के अंतर सबसे पहले देखते हैं। तो टीचिंग में ज्ञान देना और लर्निंग में ज्ञान प्राप्त करना होता है। क्रियात्मक भूमिका शिक्षक करता है और लर्निंग विद्यार्थी करता है। प्रक्रिया जो है टीचिंग बाह्य प्रक्रिया है और लर्निंग जो है आंतरिक प्रक्रिया है। नियंत्रण, टीचिंग में शिक्षक नियंत्रित करता है और लर्निंग में विद्यार्थी स्वयं सीखते रहता है। दिशा, टीचर टू स्टूडेंट टीचिंग में, और लर्निंग में सेल्फ और स्टूडेंट सेंटर। मतलब अगर तुम खुद से गेन कर रहे हो तो उसमें तुम ही सेंटर रहोगे और खुद से प्राप्त करोगे। इफेक्टिव टीचिंग की विशेषताएं: उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण विधियां उपयुक्त होनी चाहिए, राइट मेथड्स। छात्रों की भागीदारी होनी चाहिए, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। एंड अनुशासित और सहयोगी वातावरण, डिसिप्लिन एंड सपोर्ट। ये थी आपकी इफ़ेक्टिव टीचिंग की विशेषताएं। याद ही कर लेना भाई, रिवीजन कर रहे हो तो मतलब एक बार याद तो होगा तो रिवीज कर लो, क्योंकि ये सब परीक्षा में पूछ लेंगे। फीडबैक आधारित सुधार, फीडबैक ओरिएंटेड, मतलब कोई फीडबैक दे रहा है तो उससे तुम सुधरो। जैसे अभी तुम भी बोलोगे सर ऐसे नहीं ऐसे बताओ, तो मैं उस हिसाब से बताऊँगा, मैं भी तुम्हारे फीडबैक से सीखूँगा। अब लर्निंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग 3 तरह के होते हैं और इसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी ब्लूम साहब ने दिया था। तो वही होता है कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग, साइकोमोटर लर्निंग, संज्ञात्मक, भावनात्मक और कौशल विकास। तो कॉग्निटिव लर्निंग जो होता है वो ज्ञान व बौद्धिक कौशल से संबंधित होता है। अफेक्टिव लर्निंग जो होता है रुचि, भावना, मूल्य व दृष्टिकोण से संबंधित होता है। साइकोमोटर लर्निंग जो होता है शारीरिक कौशल जैसे लिखना, चित्र बनाना आदि से इंस्पायर रहता है। अब लर्निंग के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, सिद्धांत और उसके प्रमुख विचारक और उसका मुख्य विशेषताएं क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो बिहेवियरिज्म, उसके प्रमुख विचारक थे स्किनर एंड थॉर्नडाइक। मुख्य विशेषता इसकी थी रेनफोर्समेंट्स, कंडीशनिंग पर आधारित। कॉग्निटिज्म, जिसके प्रमुख विचारक थे पियाजेट
और बर्नर। इसका मुख्य विशेषताएं था आपका मानसिक प्रक्रियाओं पर बल। कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके प्रमुख विचारक थे वाइगोत्स्की, पियाजेट। इसकी विशेषताएं थी छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ह्यूमनिज्म, जिसके विचारक थे चार्ल्स रोजर्स। विशेषताएं व्यक्ति की स्वायत्तता और विकास, ये याद ही कर लेना, प्रमुख विचारक के नाम अक्सर पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। अब लर्निंग की अवस्थाएं, फेज ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन फेज, एक्विजिशन फेज, रिटेंशन फेज, रिकॉल एंड ट्रांसफर फेज। प्रेरणा चरण, अधिग्रहण चरण, स्मरण चरण एंड पुनः स्मरण और स्थानांतरण चरण। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अवरोध, बैरियर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें आपको भाषा की समस्याएं हो सकती है, शिक्षण की असंवेदनशीलता। भाषा की समस्या मतलब अगर तुमको हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती तो उस हिसाब से, और शिक्षक की असंवेदनशीलता, शिक्षक को मन ही नहीं है पढ़ाने का, तुम क्या मतलब पढ़ लोगे। अधूरी योजना, मतलब योजना फिक्स नहीं है कि हमें कितना दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, इस हिसाब से कुछ। अनुशासनहीन वातावरण, अब हल्ले कर रहे हैं सब लोग तो कैसे होगा, ऐसे में कुछ होता है थोड़े भी। छात्रों की मोटिवेशन की कमी, मोटिवेशन ही नहीं रहेगा कि हमें भी ये आर्ट ऑफ टीचिंग क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक का समरी जो है, टीचिंग इक्वल टू नॉलेज देने की प्रक्रिया। लर्निंग जो होता है वो नॉलेज प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। इफेक्टिव टीचिंग जो होता है ऑब्जेक्टिव प्लस पार्टिसिपेशन प्लस फीडबैक। लर्निंग थ्योरीज जो होता है वो बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म, जिसके विचारक का नाम बता दिया हूँ, याद कर लेना। लर्निंग टाइप्स जो होता है वो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी द्वारा प्रचलित है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग का मीनिंग। तो टीचिंग का सबसे पहले देखते हैं, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक अनुभवी व्यक्ति, जो कि शिक्षक, ऑफकोर्स कोई भी अनुभवी व्यक्ति अगर तुम्हें ज्ञान दे रहा है तो वो शिक्षक ही कहलाया एक तरह से, किसी विषय, कौशल या जानकारी को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि विद्यार्थी के ज्ञान, व्यवहार, सोचने के ढंग या कार्य कुशलता में सकारात्मक परिवर्तन हो। उदाहरण से समझे तो अगर शिक्षक गणित पढ़ाते हैं, समय उदाहरण देकर समझाता है और छात्र उससे जुड़कर समझ पाता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर होता है। इसमें हम a की जगह पर 1 और b की जगह पर 2 रख के भी ऐसे पुट करके समझाएं तो उससे जुड़ता है, तो वह एक शिक्षण प्रक्रिया कहलाता है। परिभाषा, टीचिंग इज द पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन टीचर टू इम्पार्ट नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड टू द लर्नर इफेक्टिवली। लर्निंग अधिगम का अर्थ, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अनुभव, अभ्यास, पर्यावरण या शिक्षा के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त करता है, समझता है और उसे व्यवहार में लागू करता है, उसे अधिगम कहते हैं। मतलब अगर तुम कुछ सीखे और उसका तुम यूज़ भी किए, दैट इज़ कॉल्ड अधिगम। उदाहरण से समझे तो जब छात्र एक कहानी पढ़कर उसका नैतिक संदेश समझते हैं और जीवन में अपनाते हैं तो यह लर्निंग कहलाती है। जैसे आप कोई नचिकेता का स्टोरी सुना है, उससे इंस्पायर्ड हो गया, ऐसे ही कुछ। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। टीचिंग और लर्निंग का संबंध क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो टीचिंग जो होता है ज्ञान देना, टीचर सेंटर्ड, और लर्निंग जो होता है ज्ञान प्राप्त करना होता है, लर्नर सेंटर या स्टूडेंट सेंटर। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। विदाउट मतलब अब टीचर रहेगा तो विद्यार्थी खुद से भी पढ़ सकता है, लेकिन फिर कैसे होगा, और स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो टीचर क्या पढ़ाएगा, दीवार को। अब शॉर्ट रिवीजन नोट्स, शब्द और उसके अर्थ के बारे में जानते हैं। टीचिंग का अर्थ होता है ज्ञान देने की प्रक्रिया, और लर्निंग का जो अर्थ होता है वो ज्ञान प्राप्त करने और व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया। सबसे पहले अर्थ जानते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वह सतत और पारस्परिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक ज्ञान, कौशल व मूल्यों को विद्यार्थियों तक इस प्रकार पहुंचाता है कि विद्यार्थी उसे समझकर, आत्मसात करके व्यवहार में ला सके।
यह एक टू वे द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के प्रमुख घटक की एलिमेंट्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, घटक और उसका विवरण मैं बताऊंगा। शिक्षक टीचर, ज्ञान देने वाले गाइड या मार्गदर्शक, प्रेरणा देने वाले भी। विद्यार्थी लर्नर, सीखने वाला क्रियाशील भागीदार, ये नहीं रहेगा तो शिक्षक सिखाएगा किसको। सामग्री, जो पढ़ाया सिखाया जा रहा है, मतलब कंटेंट, जैसे डेस्क, कॉपी, कलम इत्यादि। विधि, पढ़ाने का तरीका, जैसे लेक्चर, एक्टिविटी। और माध्यम, मीडियम टूल्स, जैसे TLM, स्मार्ट बोर्ड, PPT। प्रतिक्रिया, फीडबैक, सीखने का आकलन और सुधार। पर्यावरण, यानी पर्यावरण से भी सीखते हैं हम लोग, सकारात्मक व संवादात्मक कक्षा माहौल। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के चरण, फेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो पूर्व शिक्षण, प्री टीचिंग जो होता है उसका विवरण दिया गया है। लक्ष्य निर्धारण, पाठ्य योजना, लेसन प्लानिंग, सामग्री चयन। शिक्षण, टीचिंग फेज, विषय प्रस्तुति, विधियां अपनाना, छात्रों से संवाद करना। पश्चात शिक्षण, पोस्ट टीचिंग, लास्ट वाले, मूल्यांकन, असेसमेंट, फीडबैक, सुधारात्मक कार्य, रेमिडियल, मतलब ये सब लास्ट में किया गया कार्य। एक होता है पहले शिक्षण, फिर होता है बीच में और फिर लास्ट में जिसमें मार्क्स जुड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है हमारा प्रभावी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की विशेषताएं। तो क्षेत्र, सबसे पहले जाते हैं छात्र केंद्रित पे, लर्नर सेंटर, भागीदारीपूर्ण, पार्टिसिपेट एंड इंटरैक्टिव, मूल्यांकन आधारित, असेसमेंट ओरिएंटेड, व्यवस्थित व उद्देश्यपूर्ण, स्ट्रक्चर एंड गोल बेस्ड, नवाचार युक्त, इनोवेटिव जैसे एक्टिविटी, ICT। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करने वाले कारक है और उसका प्रभाव बताते हैं। तो सबसे पहले भाषा, समझ और संवाद की क्षमता पर असर, यानी कि जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया कि अगर आपको हिंदी आती है और कोई आपको इंग्लिश फारसी में बताएगा तो उसमें जो दिक्कत होगी उसी का प्रभाव में भाषा में आ जाता है हम लोगों का। मोटिवेशन, सीखने की रुचि और इच्छा में वृद्धि, मतलब अभी मोटिवेशन है कि तुमको जॉब लगेगा तो 40,000 रुपये आएगा, इसलिए बिहार स्टेट का परीक्षा पास करना है, यही हुआ मोटिवेशन, तब तुम सीखने आए हो। वातावरण, अनुकूल माहौल से बेहतर सीख, जैसे आजकल लाइब्रेरी का ट्रेंडिंग चला है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ोगे, बस वो माहौल है पढ़ने का, घर पे हल्ला होगा, नहीं पढ़ पाओगे, तो वो वातावरण हुआ। शिक्षक का रवैया, शिक्षक का रवैया हमेशा होना चाहिए कि वो आपको सहयोग करे, व्यवहार से प्रेरित करे, प्रेरणा दे, तो सहयोगात्मक व्यवहार से प्रभावी शिक्षण। और संसाधन, तो आपके पास संसाधन भी होना चाहिए, जैसे कि TLM, ICT से रोचकता बढ़ती है, ये सब संसाधन। अब इस टॉपिक का शॉर्ट वन लाइनर समरी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है शिक्षण प्लस अधिगम प्लस मूल्यांकन प्लस फीडबैक, यह एक सतत, परस्पर और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक गाइड होता है और विद्यार्थी खोजकर्ता होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो उसमें है टीचिंग एंड लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी शिक्षण और अधिगम की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं सबसे पहले देखते हैं। उद्देश्यपूर्ण क्रिया, यानी शिक्षण हमेशा किसी उद्देश्य जैसे ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोण देने के लिए होता है। सामाजिक प्रक्रिया, यह शिक्षक व छात्रों के बीच संवाद व संबंध पर आधारित होती है। द्विपक्षीय प्रक्रिया क्या होती है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भागीदारी होती है। निरंतर प्रक्रिया, यह सीखने की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाता है, मतलब यह हमेशा चलते रहता है। अनुकूलनशील, फ्लेक्सिबल, यह छात्रों की आवश्यकता, रुचि व स्तर के अनुसार बदला जा सकता है, मतलब कि किस टाइप के स्टूडेंट को क्या चाहिए उसके अनुसार चेंज होता है, ये हुआ अनुकूलशील। प्रभावकारी संप्रेषण, प्रभावी शिक्षण में स्पष्ट, सरल और आकर्षक संवाद जरूरी होता है। मूल्य और नैतिकता का संवाहक,
इसमें शिक्षण केवल ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार व मूल्यों का भी संवहन करता है। जैसे आपको इस समय रामायण वगैरह की कहानी सुना के आपको मतलब नैतिकता का ज्ञान दिया जा सकता है। प्रेरणा आधारित, प्रेरित शिक्षक की छात्रों को उत्साहित करता है, मतलब प्रेरणा देगा, अलग अलग कहानियाँ सुना के, अलग अलग मोटिवेशन से। आकलन से जुड़ा हुआ, शिक्षण के बाद मूल्यांकन जरूरी होता है जिससे सीख की गुणवत्ता का पता चलता है। आपको मार्क्स से डिपेंड होगा, अगर इसमें ऐसे फेल नहीं हो गए, लेकिन अगर फेल हुए तो वो तुम्हें आकलन से पता चलेगा और अगली बार ज़्यादा मेहनत करोगे। इसे किसी भी चीज़ से तुम जोड़ सकते हो। रचनात्मक प्रक्रिया, शिक्षण में नवीनता और नवाचार आवश्यक होते हैं जिससे छात्र रुचि ले सकें। अब चलते हैं अधिगम की विशेषताएं की ओर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो इसमें है पहला, व्यवहार में परिवर्तन, सीखने में छात्र के सोच, कार्य व दृष्टिकोण में बदलाव आता है। अनुभव आधारित, अधिगम अभ्यास, अनुभव और प्रवेक्षण से होता है, मतलब लगातार बार बार जो काम करोगे वो तुम सीख लोगे। प्रेरणा से संचालित, अधिगम की शुरुआत अक्सर किसी आंतरिक या बाहरी प्रेरणा से होती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इंसान जन्म से लेकर जीवन भर सीखता है। ये बात तो है, तुम हर किसी से कभी भी कहीं भी कोई भी चीज़ सीख सकते हो। सबसे पहले तो दुनिया तुमको सिखा देगी। व्यक्तिगत प्रक्रिया, हर छात्र की सीखने की गति, तरीका और शैली अलग होती है। सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। सीखना अच्छा, गुड हैबिट्स, या बुरा, बैड हैबिट्स दोनों हो सकता है। अब तुम हैकिंग सीखे, तुम अच्छे काम भी कर सकते हो, लेकिन अब तुम सबका रुपया ही लूटने लगे तो दैट्स इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ और फॉर एनीवन। लक्ष्य केंद्रित, अधिगम किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। संवेदनशील प्रक्रिया, वातावरण, भावनाएं और शिक्षण का रवैया सीखने को प्रभावित करते हैं। संवेदी और संज्ञानात्मक कौशल दोनों पर आधारित, यानी इसमें सोचने और समझने के साथ साथ देखने, सुनने और करने से होता है। संज्ञानात्मक योग, ट्रांसफरेबल, जो सीखा गया है उसे नए संदर्भों में लागू किया जा सकता है। यानी कि अभी मैं सीखा हूँ आर्ट ऑफ टीचिंग, उसका अलग से नोट्स बना के तुम्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ, यही हुआ ट्रांसफ़र करना, एक दूसरे को ज्ञान ट्रांसफ़र करना। अब इसका रिवीजन पे चलते हैं इस टॉपिक्स के। तो उद्देश्यपूर्ण है, व्यवहार परिवर्तन लाता है। टीचिंग उद्देश्यपूर्ण होता है और लर्निंग व्यवहार में परिवर्तन लाता है। टीचिंग सामाजिक और संवादात्मक है, जबकि लर्निंग अनुभव आधारित है। टीचिंग निरंतर और रचनात्मक है, लर्निंग सतत, प्रेरणात्मक व व्यक्तिगत है। टीचिंग मूल्य आधारित है, जबकि लर्निंग जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और उसमें है आपको जानना टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण उद्देश्य और निर्देशात्मक उद्देश्य। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण उद्देश्य क्या है? शिक्षण उद्देश्य वह व्यापक लक्ष्य होते हैं जिन्हें शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। ये उद्देश्य छात्रों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण व व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इसका मुख्य विशेषता जो है वो आपका व्यापक बोर्ड होते हैं, शिक्षण योजना का आधार होते हैं, दीर्घकालिक लक्ष्यों को दर्शाते हैं और ब्लूम्स के 3 क्षेत्रों कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर में विभाजित किए जाते हैं। उदाहरण की ओर, विद्यार्थी जल चक्र की प्रक्रिया को समझ सके, छात्र अनुशासन और सहयोग का महत्व समझ सके। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, निर्देशात्मक उद्देश्य क्या है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वे विशिष्ट, संक्षिप्त और मापनीय लक्ष्य होते हैं जिन्हें किसी एक पाठ, लेसन या शिक्षण कक्षा के अंत में प्राप्त करना होता है। यह शिक्षक की दैनिक पाठ योजना, लेसन प्लान का हिस्सा होता है। इसकी मुख्य विशेषता जो है वो आपकी है संक्षिप्त, स्पेसिफिक होते हैं, मापनीय, मेजरेबल होते हैं, तत्कालिक, शॉर्ट टर्म होते हैं और स्पष्ट रूप से देखा, मापा जा सकता है कि छात्र ने क्या सीखा। इसका उदाहरण के लिए छात्र जल चक्र के 4 चरणों के नाम बता सकेगा, छात्र 10 में से 8 वस्तुओं को सही वर्गीकृत कर सकेगा। मतलब अभी मैं आपको कुछ पढ़ा तो उसमें आपको कुछ तो याद हो ही जाएगा, या कुछ जो रिवीजन करना है उसका रिवीजन हो जाएगा कि हाँ मुझे ये सब तो पता ही है,
एक बार रिकॉल हो जाएगा जो याद है तुम्हें। अब चलते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में अंतर के बारे में। तो बिंदु को दर्शाते हैं और उससे अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। स्वरूप: टीचिंग ऑब्जेक्टिव व्यापक ब्रॉड और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव संक्षिप्त व विशिष्ट स्पेसिफिक होते हैं। यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव व्यापक होते हैं और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव संक्षिप्त व विशिष्ट होते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव दीर्घकालिक होते हैं जबकि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो अल्पकालिक होते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव सामान्यतः अमूर्त होते हैं जबकि इंस्ट्रक्शनल मापनीय और अवलोकनीय होती है, यानी फिक्स्ड होती है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव छात्र देशभक्ति का मूल्य समझे और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव छात्र राष्ट्रगान गा सकेगा, मतलब मूल्य समझ के उसका वैल्यू करेगा। अब चलते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के 3 क्षेत्र के बारे में। कॉग्निटिव ज्ञानात्मक, अफेक्टिव भावनात्मक और साइकोमोटर शारीरिक कौशल। क्या सीखता है इसमें? कॉग्निटिव में ज्ञान, समझ, विश्लेषण के बारे में सीखता है और इसका क्रिया शब्द जो होता है एक्शन वर्ब वो डिफाइन करेगा, एक्सप्लेन करेगा, एनालाइज करेगा और क्रिएट करेगा। अफेक्टिव में दृष्टिकोण, मूल्य, भावना को समझेगा, सीखेगा और इसमें जो है आपका क्रिया शब्द अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट, पार्टिसिपेट। और साइकोमोटर में शारीरिक कौशल के बारे में सीखता है जिसमें स्केचिंग करेगा, ड्रॉ करेगा, ऑपरेट करेगा, राइट करेगा, लिखेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। अब इस टॉपिक के क्विक वन लाइनर पर चलते हैं। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो होता है वो दीर्घकालिक व्यापक लक्ष्य होता है इसमें, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में जो होता है वो विशिष्ट मापनीय कक्षा स्तर के लक्ष्य पर बेस्ड होता है। दोनों का उद्देश्य है प्रभावी शिक्षण और अधिगम, इफेक्टिव। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण उद्देश्य और निर्देशात्मक उद्देश्य, अर्थ और प्रकार। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के अर्थ के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स वे व्यापक ब्रॉड लक्ष्य होते हैं जिन्हें शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के पीछे प्राप्त करना चाहता है। यानी इसका जो होता है वो शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों को पढ़ाने के पीछे प्राप्त करना चाहता है, मतलब अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँ तो कुछ मुझे इससे चाहिए, दैट इज। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण, व्यवहार में विकास लाना होता है। मुख्य बात होता है यह शिक्षा की दीर्घकालिक दिशा तय करता है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी प्रकार ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रकार है नॉलेज बेस्ड, स्किल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, एटीट्यूड बेस्ड। नॉलेज बेस्ड जो होता है उसका उद्देश्य छात्रों को तथ्यों, अवधारणाओं व सूचनाओं का ज्ञान कराना होता है। स्किल बेस्ड में होता है विश्लेषण, समस्या समाधान, प्रयोग आदि क्षमताओं का विकास। अगर मतलब नहीं कहता प्राइवेट में किसी का जॉब नहीं होता, लेकिन जिसके पास स्किल होता है उसका जॉब फिक्स रहता है, वो कहीं ना कहीं कर लेता है। तो इसलिए आजकल मतलब ज़्यादा रहता है कि स्किल डेवलप करो, स्किल डेवलप करो। अब वैल्यू बेस्ड में होता है नैतिकता, सहिष्णुता, देशभक्ति जैसे मूल्यों का संवर्धन, मतलब नैतिक विकास। जैसे हम लोग अपना राष्ट्रगान का सम्मान करें, देश का सम्मान करें, देश के वासी हैं, बस इसका। एटीट्यूड बेस्ड सकारात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सह अस्तित्व की भावना, मतलब हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ, इंटरव्यू डरना क्यों है, इंटरव्यू ही तो है, इस टाइप का। अब है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का अर्थ। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वे विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापनीय, मेजरेबल और अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं जो किसी एक पाठ या अध्याय के अंत में छात्र से प्राप्त कराना होता है। मतलब यह एक विशिष्ट, मापनीय और अल्पकालिक लक्ष्य होता है जो किसी एक पाठ या अध्याय के अंत में छात्र से प्राप्त कराना होता है। ये शिक्षक की डेली लेसन प्लानिंग में तय होते हैं और यह दर्शाते हैं कि छात्र क्या कर सकेगा। अब टाइप्स जानते हैं बेस्ड ऑन ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की 3 क्षेत्रों पर आधारित 3 प्रकार: कॉग्निटिव डोमेन ज्ञानात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन भावनात्मक क्षेत्र एंड साइकोमोटर शिक्षण कौशल क्रियात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य ज्ञान, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन, जिसका एक्शन वर्ब है डिफाइन, लिस्ट, एक्सप्लेन, सॉल्व, क्रिएट। भावनात्मक क्षेत्र में हो भावना, दृष्टिकोण, रुचि, मूल्य, जिसका एक्शन वर्ब है एक्सेप्ट, अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट, पार्टिसिपेट। और साइकोमोटर डोमेन क्रियात्मक क्षेत्र
जिसमें शारीरिक कौशल, अभिव्यक्ति इसका उद्देश्य होता है, और जिसमें क्रियाएं हैं ड्रॉ, राइट, ऑपरेट, डिमोन्स्ट्रेट, बिल्ड। उदाहरण है आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का, विद्यार्थी पर्यावरण की समस्या को समझे और उसके समाधान का प्रयास करें। और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का उदाहरण है पाठ के अंत में छात्र 5 प्रकार के प्रदूषण को सूचीबद्ध कर सकेगा, विद्यार्थी जल संरक्षण के 3 उपाय कक्षा में प्रस्तुत कर सकेगा। जैसे अभी मैं जितना पढ़ा उसमें आपको बोलूँगा कुछ बोलने के लिए, तो कुछ तो बोल ही दोगे, दैट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब डिफरेंस बिटवीन टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी इसके अंतर के बारे में जानते हैं। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव व्यापक होता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विशिष्ट होता है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव दीर्घकालिक, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अल्पकालिक। टीचिंग ऑब्जेक्टिव समानता मापना कठिन, जबकि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्पष्ट मापनीय होता है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए, जबकि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एक पाठ या कक्षा के लिए। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स वाई वी टीच, मतलब हम क्यों पढ़ाएं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव व्हाट स्टूडेंट विल डू आफ्टर टीचिंग, पढ़ने के बाद वो क्या करेगा। 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक श्रेणीकरण प्रणाली है जिसे बेंजामिन ब्लूम और उनके साथियों ने 1956 में विकसित किया था। इसका उद्देश्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग क्षेत्रों और स्तरों में बांटना है, ताकि शिक्षक स्पष्ट रूप से तय कर सके कि छात्र क्या सीखेगा और कैसे सीखेगा। ब्लूम्स के 3 प्रमुख डोमेन्स हैं, क्षेत्र हैं, जो है कॉग्निटिव ज्ञानात्मक, अफेक्टिव भावनात्मक और साइकोमोटर क्रियात्मक। इसके अर्थ हैं कॉग्निटिव के सोच, तर्क, याददाश्त से संबंधित, और उद्देश्य है ज्ञान, समझ, विशेष रचना। भावनात्मक का अर्थ है रुचि, दृष्टिकोण, मूल्य, जिसका उद्देश्य भावनात्मक जुड़ाव, मूल्य ग्रहण। और क्रियात्मक का अर्थ है शारीरिक गतिविधियाँ और कौशल, जिसका उद्देश्य है शारीरिक क्रियाएं और तकनीकी दक्षता। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से संबंध। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये ब्लूम्स के सभी डोमेन्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर को समान रूप से कवर करते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स बच्चा क्या सीखे यह तय करते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये ब्लूम्स के स्तरों को स्पेसिफिक और मेजरेबल, मापन और फिक्स रूप से तय करते हैं। यह तय करते हैं कि कक्षा के अंत में बच्चा क्या कर सकेगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल, अपडेटेड वर्जन का। तो पहला लेवल जो है उसमें है रिमेंबर, जिसमें का उद्देश्य है याद रखना। क्रियाएं हैं डिफाइन, लिस्ट, रिकॉल, नेम। अंडरस्टैंड समझना, एक्सप्लेन, समराइज, डिस्क्राइब। अप्लाई प्रयोग करना। यूज, सॉल्व, डिमोन्स्ट्रेट, एनालाइज विश्लेषण करना। कंपेयर, क्लासीफाई, डिफ्रेंशिएट, इवैल्यूएट मूल्यांकन करना। जज, जस्टिफाई, क्रिटिक। क्रिएट निर्माण करना। डिज़ाइन, कंपोज, कंस्ट्रक्ट। तो ये ऑफकोर्स याद कर लो, रिवीजन क्लास है। फुल वीडियो चाहिए, मतलब स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक, तो उसका भी मिलाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए क्योंकि रिवीजन का बना रहा हूँ। मेरे पास टाइम है, मतलब एग्ज़ाम का टाइम नहीं। उदाहरण इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अनुसार। रिमेंबर, छात्र 5 पर्यावरणीय प्रदूषण के नाम बता सकेगा। अंडरस्टैंड, छात्र जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ सकेगा। अप्लाई, छात्र निबंध लेखन में पर्यावरण के सिद्धांत का प्रयोग कर सकेगा। एनालाइज, छात्र प्रदूषण के कारणों और प्रभावों की तुलना कर सकेगा। इवैल्यूएट, छात्र प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा कर सकेगा। और क्रिएट, छात्र एक पर्यावरण संरक्षण पोस्टर डिजाइन कर सकेगा। अफेक्टिव डोमेन के भी 5 लेवल होते हैं, याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, जो कि है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। रिसीविंग का कार्य होता है सुनना और स्वीकारना। रिस्पॉन्डिंग का कार्य प्रतिक्रिया देना। वैल्यूइंग का मूल्यांकन करना। ऑर्गेनाइजिंग मूल्यों को प्राथमिकता देना। कैरेक्टराइजिंग जीवन में आत्मसात करना। सुनना
स्वीकारना, जैसे कि छात्र शिक्षक की बातों को ध्यान देगा और उसे जो उसको लगेगा कि इसे स्वीकार करना है उसे स्वीकार करेगा। प्रतिक्रिया देना, छात्र चर्चा में भाग लेगा, जैसे अभी मैं बोलूँगा जो समझ नहीं आएगा उसे कमेंट करो, या कुछ अलग तो तुम कमेंट कर सकते हो और कर भी देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। मूल्यांकन करना, छात्र सफाई को जरूर मानेगा। मूल्यों को प्राथमिकता देना, छात्र समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाएगा। जीवन में आत्मसात करना, छात्र सतत रूप से अनुशासन का पालन करेगा। अब साइकोमोटर डोमेन के कुछ प्रमुख स्तर जो होते हैं उसके बारे में देखते हैं। उसका है प्रमुख स्तर परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। तो परसेप्शन का कार्य है संकेतों की पहचान करना, जिसका उदाहरण आप समझोगे तो छात्र उपकरणों को पहचान सकेगा। सेट, कार्य के लिए तैयारी, छात्र प्रयोग के लिए सेटअप करेगा। गाइड रिस्पॉन्स, निर्देश में कार्य, छात्र शिक्षक की मदद में चित्र बनाएगा। मैकेनिज्म का कार्य है स्वाभाविक रूप से कार्य, जैसे कि छात्र बिना मदद के चित्र बनाएगा। कॉम्प्लेक्स ओवरट रिस्पॉन्स, जिसका कार्य जटिल कार्य निष्पादन, छात्र मॉडल तैयार करेगा। एडेप्टेशन, कार्य में परिवर्तन, छात्र अन्य परिस्थितियों में उसी ज्ञान का प्रयोग करेगा। ओरिजिनेशन, नवीन कार्य बनाना, छात्र स्वयं नया कार्य बनाएगा। अब याद रखने के लिए कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड तो ब्लूम ने 3 क्षेत्र बनाए, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव में 6 स्तर: रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, जनरल गोल। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक आउटकम। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एक्शन वर्ब प्लस मेजरेबल रिजल्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा है वो है टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड क्या है? शिक्षण विधि वह तरीका या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या व्यवहार सिखाता है। हर विधि का चयन छात्रों की उम्र, विषय वस्तु, उद्देश्य और संसाधनों के आधार पर किया जाता है। शिक्षण विधियों के प्रमुख प्रकार, तो सबसे पहले जानते हैं ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। परंपरागत विधियाँ, जिसमें है विधि लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। यानी ये तीनों जो मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जानते हैं व्याख्यान विधि के। शिक्षक बोलता है, विद्यार्थी सुनते हैं। उपयोगी जब विषय नया हो, मतलब इसमें केवल शिक्षक बोलेगा, विद्यार्थी सुनेगा। शिक्षक स्टूडेंट्स हो गया, शिक्षक को कोई मतलब नहीं, भीड़ भाड़ में इसका उपयोग होता है। स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी विधि, बच्चों के लिए रोचकता व नैतिक शिक्षा हेतु। और डिमॉन्स्ट्रेट मेथड, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला या व्यवहारिक विषयों में मॉडल डेमो दिखाकर पढ़ाना। अब है हमारा मॉडर्न या लर्नर सेंटर्ड मेथड, आधुनिक छात्र केंद्रित विधियाँ, जिसमें है हमारा चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, समस्या विधि, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंक्वायरी मेथड, जिज्ञासा विधि, रोल प्ले मेथड, भूमिका निर्वहन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, सृजनात्मक विचार विधि, फील्ड ट्रिप मेथड, शैक्षिक भ्रमण विधि। तो ये सभी विधि याद कर लेना। ये मॉडर्न लर्नर सेंटर्ड मेथड, मतलब मॉडर्न जो कि छात्र केंद्रित विधियाँ हैं। तो सबसे पहले चर्चा विधि के बारे में जानेंगे। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर विचार साझा करते हैं। परियोजना विधि में छात्र किसी समस्या पर प्रोजेक्ट करते हैं और प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड जॉन डीवी द्वारा विकसित किया गया है, याद रख लेना, हमेशा पूछता है। बाद में शायद थॉर्नडाइक आगे इसका कुछ किए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब भी आए तो जॉन डीवी मानना, ये नहीं होगा तो वो मानना। समस्या समाधान विधि, जिसमें छात्रों को समस्या देखकर हल कराना। जिज्ञासा विधि, जिसके अंतर्गत छात्र स्वयं प्रश्न करते हैं और उत्तर खोजते हैं, मतलब जिज्ञासु होते हैं। भूमिका निर्वाह विधि, किसी सामाजिक स्थिति को नाट्य रूप में प्रस्तुत करना, जैसे कचरा प्रबंधन का कुछ नाटक हो जाएगा, सामाजिक मेथड है।
नीला वाला डिब्बा में, ग्रीन वाला डिब्बा में, दैट इज। सृजनात्मक विचार विधि, छात्रों से खुले विचारों को इकट्ठा करना। और शैक्षिक भ्रमण विधि में आ जाता है आपका वास्तविक स्थलों पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, मतलब फील्ड ट्रिप करा रहे हैं। अब है हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड, प्रौद्योगिकी आधारित विधियाँ, जिसके अंदर है अपना मल्टीमीडिया मेथड, स्मार्ट क्लास मेथड, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI, ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग। तो मल्टीमीडिया मेथड में है आपका ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन से पढ़ाई, स्मार्ट क्लास मेथड में स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर से शिक्षण, ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन सीखने का मिश्रण। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण विधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन। तो श्रेणी और उसके विधियाँ देखेंगे इसमें। टीचर सेंटर, शिक्षक केंद्रित, लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन। स्टूडेंट सेंटर, विद्यार्थी केंद्रित, प्रोजेक्ट, डिस्कशन, रोल प्ले। इंटरैक्टिव, परस्पर संवादात्मक, ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक्सपेरिमेंशियल, अनुभवात्मक, जिसमें फील्ड ट्रिप, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्सपीरियंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव टीचिंग मेथड, मतलब इफेक्टिव टीचिंग मेथड चुनते समय ध्यान देने की बात है। छात्रों की उम्र व मानसिक स्तर, मतलब अब ये थोड़ी ना होगा पहला विद्यार्थी को 10वां में बैठाइए दीजिएगा, उसी पर बेस्ट। विषय की प्रकृति, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल। समय की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता, उद्देश्य का प्रकार, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, मतलब ये सब इफेक्टिव मेथड होता है। अब इसके वन लाइनर। लेक्चर मेथड जो होता है वो टीचर स्पीक्स, स्टूडेंट लिसन। प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवी। डिस्कशन मेथड, डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। रोल प्ले, रियल लाइफ इनएक्टमेंट। फील्ड ट्रिप, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, जैसे राजगीर वगैरह घुमाने ले जाते हैं स्कूल में। ब्रेनस्टॉर्मिंग, फ्री फ्लो ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, में वैशाली गया था घूमने और सोनपुर का मेला। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग टूल्स यूज्ड। एंड CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, या यूनिट भी बोल सकते हो, जिसमें है हमारा टीचिंग मेथड्स, टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, शिक्षण विधियाँ, प्रकार और उनकी विशेषताएं। तो शिक्षण विधियाँ क्या होती है, अभी तक तो इतना बार जान चुके हो। शिक्षण विधि वह प्रक्रिया या तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक किसी विषय को छात्रों को समझाने के लिए प्रस्तुत करता है। ज़्यादा जान जाते हो तो कमेंट भी कर दिया करो यार। टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, प्रमुख प्रकार जो होता है वो है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। प्रकार, टीचर सेंटर मेथड। अब इसकी विशेषताएं जो होती है व्याख्यान विधि की, इसमें शिक्षक बोलता है, छात्र सुनते हैं, समय की बचत होती है, बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाने में उपयोगी होता है, संवाद व असहभागिता कम होती है, मतलब इसमें केवल बच्चे शांत आराम से सुनते रहते हैं, मनुआ पढ़े नहीं पढ़े, टीचर को उससे मतलब नहीं, वो अपना काम करके सुना के चल देगा। नेक्स्ट मेथड है डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। प्रकार इंटरैक्टिव, स्टूडेंट सेंटर मेथड कहलाता है। इसकी विशेषताएं होती है छात्र व शिक्षक दोनों विचार साझा करते हैं, चिंतन और तर्क शक्ति का विकास होता है, रुचिकर और भागीदारी आधारित होता है, निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रैक्टिकल मेथड इसके प्रकार होते हैं। विशेषताएं जो है इसकी, विषय को मॉडल, उपकरण या प्रयोग द्वारा समझाया जाता है, व्यवहारिक विषयों में उपयोगी जैसे विज्ञान, कंप्यूटर, दृश्य माध्यम से सीखना आसान होता है, छात्र की सक्रिय भागीदारी जरूरी नहीं होती। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, जिसके प्रकार एक्टिविटी बेस्ड और स्टूडेंट सेंटर होते हैं ये, जिनके प्रवर्तक जॉन डीवी, हमेशा पूछते हैं परीक्षा में, याद रखना, प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक जॉन डीवी हैं। विशेषताएं जो है उसकी, छात्र करके सीखता है, समूह कार्य व जीवन से संबंधित गतिविधियों पर आधारित होता है, योजना, निष्पादन और मूल्यांकन छात्रों द्वारा किया जाता है, समय अधिक लगता है। अब कोई चीज़ का
प्रोजेक्ट बना के खुद से करोगे तो टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। प्रकार इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, और जिसकी विशेषता है छात्रों को कोई समस्या दी जाती है जिसे उन्हें हल करना होता है। तार्किक सोच और विश्लेषण कौशल बढ़ता है, जैसे पजल दे दूंगा सॉल्व करोगे तो सोच बढ़ेगा ही ना। रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच का विकास होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा रोल प्ले मेथड, भूमिका निर्वाह विधि, जिसके प्रकार में आ जाते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और विशेषताएं इसकी है सामाजिक स्थितियों को अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना, संप्रेषण कौशल, आत्मविश्वास और सहानुभूति का विकास, भावनात्मक व नैतिक शिक्षा में सहायक। और नेक्स्ट विधि जो है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, विचार वर्षा विधि, क्रिएटिव थिंकिंग मेथड, इसके प्रकार होते हैं और विशेषताएं जो है वो कोई भी विचार गलत नहीं माना जाता, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच का विकास होता है, समूह में खुला विचार मंथन होता है। और नेक्स्ट मेथड है हमारा फील्ड ट्रिप मेथड, शैक्षिक भ्रमण विधि, प्रकार एक्सपीरियंशियल रियल लाइफ लर्निंग, जिसकी विशेषताएं है हमारा छात्र विषय से संबंधित वास्तविक स्थान पर जाते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव और प्रायोगिक शिक्षा मिलती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है लेकिन योजना और समय की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं स्मार्ट क्लास मेथड के बारे में, जिसमें मल्टीमीडिया भी आती है। टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग, जैसे ऑनलाइन अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, ये स्मार्ट क्लास का मेथड ही हुआ, या ऑनलाइन। विशेषताएं जो होती है उसका ऑडियो वीडियो सामग्री का प्रयोग, जैसे ऑडियो देख रहे हो क्लिप और वीडियो मेरा आवाज़, वीडियो देख रहे हो और ऑडियो मेरा आवाज़ सुन रहे हो। छात्रों की रुचि और ध्यान केंद्रित करने में सहायक, ICT का उपयोग, पावर पॉइंट, एनिमेशन, वीडियोज़, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक होती है। अब ये चार्ट जो है वो आपका मेथड्स और उनकी नेचर व विशेषताएं संक्षेप में जो ऊपर पढ़ाया हुआ है। तो विधि है, प्रकृति है और उसकी विशेषताएं। तो लाइन बाय लाइन बोलूँगा। लेक्चर, जिसकी प्रकृति टीचर सेंटर, और विशेषताएं हैं जल्दी सिलेबस पूरा लेकिन भागीदारी कम। डिस्कशन जो होता है स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। मतलब छात्र केंद्रक, सोचने, बोलने और तर्क करने का अभ्यास। प्रोजेक्ट जो होता है एक्टिविटी बेस्ड होता है, जो लर्निंग बाय डूइंग विशेषताएं होती है, मतलब करके सीखना। डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल प्रकृति का, जिसमें प्रयोग या प्रदर्शन आधारित होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी बेस्ड होता है, जिसमें विश्लेषणात्मक सोच का विकास होता है। रोल प्ले जो होता है वो एक्सपीरियंशियल, जिसकी विशेषता है सामाजिक भावनाओं का विकास। फील्ड ट्रिप जो होता है वो रियल वर्ल्ड से इंस्पायर होता है, जैसे वैशाली ले जाएंगे, जगह गौतम बुद्ध को देखने, खाने वाले उनके मतलब घूमने वाला, जिसका विशेषता होता है प्रत्यक्ष अनुभव आधारित। और मल्टीमीडिया जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है और आधुनिक व आकर्षण शिक्षा, मतलब मज़ेदार। अब वन लाइनर इसी का रिवीजन कर लेते हैं। लेक्चर जो होता है टीचर बोले और स्टूडेंट सुने। डिस्कशन मेथड सभी मिलकर बोले। प्रोजेक्ट करके सीखना। रोल प्ले जी कर सीखना। फील्ड ट्रिप देख कर सीखना। स्मार्ट क्लास तकनीक से सीखना। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर, या टॉपिक होगा वो मैं नहीं लिखा हूँ, तो बस तुम लोग सिलेबस से मिलाते जाना कि सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ कि नहीं। और सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो। टीचिंग मेथड्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, शिक्षण विधियाँ की लाभ और हानियाँ। तो व्याख्यान विधि की लाभ भी सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें समय की बचत होती है, बड़ी कक्षा के लिए उपयुक्त होता है, शिक्षक पूरा पाठ जल्दी समाप्त कर सकता है, जैसे मैं अभी ये लेक्चर ही दे रहा हूँ और ख़त्म कर दूँगा 1 से 2 घंटों में। शिक्षक पूरा पाठ जल्दी समाप्त कर सकता है और सस्ता और सुविधाजनक होता है। नेट रिचार्ज कराओ और देखो, वाईफाई भी ले सकते हो। और इसकी हानियाँ जो होती है उसको देखते हैं। छात्र निष्क्रिय रहते हैं, परीक्षा में पूछ देता है तो याद रख लेना रिवीजन में ही, एक बार में ही, नहीं तो दोबारा भी देख सकते हो। एक तरफा संप्रेषण होता है, क्योंकि शिक्षक बोलता है छात्र निष्क्रिय रहते हैं, तो व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जा सकता, उबाऊ और नीरस हो सकता है। अभी जैसे बोर हो जाओगे तो कुछ लोग नहीं देखोगे मेरा वीडियो, लेकिन देखोगे तो फ़ायदेमंद रहेगा, शॉर्ट नोट्स है।
अब डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि, जिसका प्रकार स्टूडेंट सेंटर इंटरेक्टिव होता है। इसके लाभ को देखते हैं। सबसे पहले तो तार्किक व संवाद कौशल बढ़ता है, छात्रों की भागीदारी बढ़ती है, सहयोग और सम्मान की भावना विकसित होती है, आलोचनात्मक सोच बढ़ती है। और इसका हानि जो होगा, डिमेरिट जो है, वो समय अधिक लगता है, विषय से भटकाव संभव है, सभी छात्र सक्रिय नहीं होते, विषय वस्तु पूरी ना हो पाए। अब डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि का प्रकार जो है प्रैक्टिकल और विजुअल होता है। जिसके मेरिट के बारे में देखेंगे तो जटिल व अवधारणाओं को सरल बनाता है, दृश्य माध्यम से प्रभावी अधिगम होता है, व्यवहारिक विषयों के लिए उत्तम होता है, लंबे समय तक याद रहता है। मतलब कोई भी चीज़ तुम देखते हो तो वो चीज़ याद रहता है। जैसे बाहुबली में सा, मतलब याद रहेगा रुद्र सा। और इसके डिमेरिट्स के बारे में जानते हैं तो सभी छात्रों को समान रूप से दिखाना कठिन होता है, महंगे उपकरण या संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसमें समय अधिक लग सकता है, अकेले शिक्षक पर भार अधिक होता है। अब प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि के प्रकार जो है लर्निंग बाय डूइंग, जॉन ड्यूवी द्वारा आधारित। इसके लाभ को देखेंगे तो सबसे पहले छात्र की सक्रियता और आत्मनिर्भरता बढ़ती है, वास्तविक जीवन से जुड़ा शिक्षण, समूह कार्य और सहयोग की भावना होती है, रुचिकर और रचनात्मक प्रक्रिया होती है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि समूह कार्य और सहयोग की भावना किस में होती है, तो आप बोलोगे प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड में होती है, मतलब टिक लगाओगे। और इसका हानि जो होता है वो है आपका विषय समाप्त करने में समय अधिक लगता है, सभी विषयों में लागू नहीं होता है, निष्कर्ष तक पहुंचना कठिन हो जाता है, कभी कभी योजनाबद्ध संसाधनों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि के लाभ। पहले उसके प्रकार है इंक्वायरी बेस्ड, और लाभ देखते हैं। तार्किक व विश्लेषणात्मक सोच विकसित करता है, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ती है, स्व अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित होती है। और डीमेरिट्स देखेंगे तो जटिल समस्याएं छात्रों को भ्रमित कर सकती है, समय और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, कमज़ोर छात्रों को कठिनाई होती है, वो तो भाग ही नहीं लेंगे। और रोल प्ले मेथड, भूमिका निर्वाह विधि के प्रकार एक्सपेरिएंशियल, जिसके लाभ के बारे में देखेंगे तो सामाजिक व भावनात्मक विकास होता है, प्रस्तुति कौशल में सुधार करता है, व्यवहारिक अनुभव देता है। और डीमेरिट्स इसको देखेंगे तो शर्मीले छात्र संकोच करते हैं, यहाँ तक कि हंसते भी रह जाएंगे तो टीचर को गुस्सा आ जाता है, तैयारी का समय अधिक हो जाता है और विषय सीमित हो सकते हैं, कल्पना शक्ति को उत्तेजित करता है इसका लाभ। और हानि जो है उपयुक्त माहौल आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आपका विचार वर्षा विधि, प्रकार क्रिएटिव थिंकिंग, जिसका लाभ है आपका रचनात्मक विचारों का प्रवाह, समूह कार्य और विविध दृष्टिकोण, खुली सोच और स्वतंत्रता। इसका हानि जो होता है विषय से भटकने की संभावना, विचार करते करते कुछ भी बोलते से रह जाओगे, परिणाम को व्यवस्थित करना कठिन, और सब छात्र शामिल नहीं हो पाते हैं। मतलब जो बोलने वाला होगा वो बोलेगा, बाकी कुछ मन में ही बात दबा कर रख लेते हैं। फील्ड ट्रिप मेथड के लाभ, प्रत्यक्ष अनुभव से सीख, रुचिकर और यादगार शिक्षण, सामाजिक अनुभव। और इसके हानि जो हो जाएंगे वो है समय, पैसा और योजना की आवश्यकता, आपको उस पैसा तो बहुत खर्चा होता है कहीं भी जाने आने में, सुरक्षा और नियंत्रण की आवश्यकता, कुछ छात्रों को भाग लेने में समस्या, आपको उस लड़की लोग जाती ही नहीं है। अब इसी टॉपिक का सुपर समरी चार्ट जो है कंपैरिजन करेगा मेथड और उसी में लाभ और हानियाँ। तो लेक्चर का जल्दी पाठ समाप्त, बड़ी कक्षा, उबाऊ, हानि एक तरफा, मतलब जल्दी पाठ समाप्त हो जाता है, इसका यही लाभ है। और हानि जो है वो आपका बड़ी कक्षा उबाऊ हो सकता है, एक तरफा होता है। डिस्कशन, विचार विमर्श, संवाद। और हानि जो हो जाएगा इसका समय, विषय से भटकाव, प्रोजेक्ट बेस्ड, रचनात्मक, जीवन से जुड़ा। हानि जो हो जाएगा धीमा और महंगा, डिमॉन्स्ट्रेशन, दृष्टिगत सीख प्रयोग। हानि होगा संसाधन आधारित,
रोल प्ले, व्यवहार में बदलाव, झिझक, तैयारी अधिक, ब्रेन स्टॉर्मिंग, रचनात्मकता, भटकाव संभव है, फील्ड ट्रिप, प्रत्यक्ष अनुभव, लागत, सुरक्षा समस्या। ऑफकोर्स गाड़ी उलट जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है हमारा लेसन प्लान, पाठ्य योजना। तो लेसन प्लान क्या होता है, सबसे पहले वो देखेंगे। लेसन प्लान पाठ्य योजना एक ऐसी पूर्व निर्धारित योजना है जो शिक्षक द्वारा किसी पाठ, विषय या कक्षा को व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने के लिए बनाई जाती है। यह बताता है क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस साधन से पढ़ाना है और विद्यार्थी क्या सीखेंगे। यह शिक्षण को संगठित, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाता है। लेसन प्लान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लान। शिक्षक को सुनियोजित व नियंत्रित बनाना, शिक्षण को सुनियोजित और नियंत्रित बनाना, समय का प्रभावी उपयोग, कक्षा में छात्र की भागीदारी सुनिश्चित करना, अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति, मूल्यांकन व सुधार की सुविधा। लेसन प्लान के प्रमुख अंग, मेन एलिमेंट ऑफ लेसन प्लान, तो जिसमें भाग बताऊंगा और उसका विवरण। जनरल इन्फॉर्मेशन, कक्षा, विषय, अवधि, पाठ का नाम। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, छात्र क्या सीखेंगे इसके बारे में। स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। टीचिंग एड्स, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, वीडियो, etc। प्रीवियस नॉलेज, छात्रों को पहले क्या आता है इसके बारे में जानेगा। इंस्ट्रक्शन, प्रस्तावना, कक्षा को विषय में कैसे जोड़ा जाएगा। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति, मुख्य पाठ पढ़ाने की प्रक्रिया। इवोल्यूशन, टेस्टिंग, छात्रों से प्रश्न पूछकर मूल्यांकन। रिकैप्सुलेशन, पुनरावलोकन, संक्षिप्त पुनरावृत्ति। होमवर्क असाइनमेंट, अभ्यास कार्य। अब पाठ्य योजना के प्रकार के बारे में देखेंगे, तो उसमें है आपका हर्बेटियन अप्रोच, हर्बर्ट की विधि, ब्लूम्स अप्रोच, RCEM अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो हर्बर्ट की विधि जो है वो आपके 5 स्टेप्स होते हैं। इंस्ट्रक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ब्लूम्स अप्रोच ऑब्जेक्टिव आधारित, जिसमें वही 3 प्रकार, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। RCEM अप्रोच, इंडियन वर्जन ऑफ ब्लूम्स, 17 मेंटल एबिलिटीज़ पर आधारित। एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसमें छात्र केंद्रित, अनुभव आधारित, समूह गतिविधियों पर आधारित होती है। ब्लूम्स बेस्ड लेसन प्लान फॉर्मेट, आधुनिक रूप, मतलब मॉडर्न, जो 2001 में अपडेट हो गया था उसमें। जनरल एम, जैसे वातावरण को समझना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव, छात्र वायु प्रदूषण के कारण बताएगा। टीचिंग एड्स, चार्ट, मॉडल, PPT। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, बच्चों क्या आपने कभी धुआं देखा। प्रेजेंटेशन, शिक्षक पाठ समझाता है, बोर्ड पर लिखता है। इवोल्यूशन क्वेश्चन, जैसे कि उसमें आपको क्वेश्चन करेगा कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। होमवर्क देगा, 5 प्रदूषण के उपाय लिखिए, या कोई भी क्वेश्चन दे देगा, ये लिख के आना है कि यही है आपका मैटर। एग्जाम्पल्स, स्पेसिफिक लेसन प्लान, एयर पोल्यूशन, जिसमें आपका विषय देगा पर्यावरण, कक्षा 6ठी, पाठ वायु प्रदूषण। उद्देश्य, छात्र वायु प्रदूषण के कारण बता सकेगा। पूर्व ज्ञान जो होगा उसमें छात्र पर्यावरण के बारे में क्या जानता है या क्या अर्थ है उसका बारे में बताएगा। शिक्षण सहायक मतलब चार्ट, चित्र, PPT, अलग अलग फ़ोटो जो रहता है वो अट्रैक्ट करता है। प्रस्तुति, वायु प्रदूषण क्या है, कारण व प्रभाव समझाना। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ तो इसका टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा है उसी हिसाब से। मूल्यांकन, वायु प्रदूषण के 2 उदाहरण बताइए। जैसे अभी इसमें हम बोलेंगे 5 मार्क्स देंगे, जो बताएगा उसी में मूल्यांकन हो जाएगा कि क्या सीखा है और क्या नहीं। और गृहकार्य, प्रदूषण से बचाव के 5 उपाय लिखिए। अब इसी का 1 लाइनर रिवीजन जो है वो आपका लेसन प्लान, शिक्षक की पूर्व तैयारी, 3 मूल अंग, उद्देश्य, प्रस्तुति, मूल्यांकन। हर्बर्ट
हर्बर्टियन का 5 स्टेप्स होता है। ब्लूम्स लर्निंग आउटकम्स आधारित होता है। RCEM इंडियन मॉडल है जिसमें 17 मेंटल एबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो लेसन प्लान, टाइप्स एंड फॉर्मेट, पाठ्य योजना, प्रकार और प्रारूप। तो लेसन प्लान क्या है, क्विक रिपेप कर देते हैं और क्विक रिवीजन में चल ही रहे। लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना शिक्षक द्वारा पहले से तैयार की गई वह योजना है जिसमें यह तय होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और छात्र क्या सीखेंगे। टाइप्स ऑफ लेसन प्लान, पाठ्य योजना के प्रकार। लेसन प्लान को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है। हर्बर्ट की विधि, प्रवर्तक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। फोकस जो होता है इसमें विषय वस्तु आधारित शिक्षण पर किया जाता है, कंटेंट सेंटर्ड। स्टेप्स, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। प्रेजेंटेशन में हमारा तैयारी या पूर्व ज्ञान की जांच होता है, प्रिपरेशन में हमारा तैयारी और पूर्व ज्ञान की जांच होता है। प्रेजेंटेशन में हमारा नया ज्ञान प्रस्तुत करना होता है। कंपैरिजन या एसोसिएशन में हमारे पुराने और नए ज्ञान की तुलना की जाती है। जनरलाइजेशन सामान्य निष्कर्ष निकालना होता है। एप्लीकेशन सीखी बातों का जीवन में प्रयोग करना होता है, अनुप्रयोग जैसे हुआ। विशेषताएं जो होती है उसको सीधी सरल विधि होती है, विषय प्रधान होता है, छात्र की भागीदारी सीमित होती है। अब लक्ष्य आधारित विधि, ब्लूम टैक्सोनॉमी बेस्ड अप्रोच। प्रवर्तक बेंजामिन ब्लूम। फोकस जो है इसमें किया जाता है लर्निंग आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे। डोमेन्स के आधार पर ऑब्जेक्टिव्स 3 ऑफकोर्स हमेशा कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, जिसका उद्देश्य ज्ञान आधारित, भावना पर आधारित और कौशल आधारित। क्रिया जो है वो है ज्ञान आधारित में डिफाइन, एक्सप्लेन, एनालाइज, भावना आधारित में अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट और कौशल आधारित में है ड्रॉ, ऑपरेट एंड बिल्ड। फॉर्मेट ऑफ ब्लूम्स बेस्ड लेसन प्लान, जनरल एम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टीचिंग एड्स, प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन क्वेश्चंस, रिकैप्सुलेशन, होमवर्क, जिसमें हिंदी में बोल दूँ तो सामान्य उद्देश्य। ब्लूम्स लेसन के फॉर्मेट्स बता रहा हूँ। विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान जांच, प्रस्तावना, प्रस्तुति, मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावलोकन, गृहकार्य। इसका विशेषताएं जो है वह उद्देश्य आधारित होती है, मापनीय होती है, मेजरेबल आउटकम्स, सभी छात्रों की सहभागिता संभव होती है। अब भारतीय मॉडल पे चलते हैं। RCEM अप्रोच, फुल फॉर्म जो होता है इसका होता है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मसूरी, बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का भारतीय रूप। फोकस मेंटल एबिलिटी, 17 मेंटल एबिलिटी है इसमें। इसका फॉर्मेट जो है वो आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट में एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स, EBOS यानी उद्देश्य। टीचिंग स्ट्रेटजी, शिक्षण विधियाँ। रियल लर्निंग आउटकम्स, RLOs यानी छात्र ने क्या सीखा। इसकी विशेषताएं जो है हमारा मस्तिष्कीय क्षमताओं पर जोर देना होता है, वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और समय और योजना की अधिक आवश्यकता। कंपैरिजन चार्ट, लेसन प्लान टाइप्स, विशेषता और इसमें मैं हर्बर्ट, ब्लूम्स और RCEM का अलग अलग डिफाइन किया जाए। तो आधार आधारित जो होता है वो कंटेंट बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मेंटल एबिलिटी बेस्ड। प्रमुख घटक हर्बर्टियन में 5 स्टेप, ब्लूम्स में 3 डोमेन्स, RCEM में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हर्बर्टियन जो जर्मनी के थे, ब्लूम्स अमेरिका के थे, RCEM भारत का मॉडल है। छात्र भागीदारी जो होता है हर्बर्टियन में सीमित होती है, ब्लूम्स में सबसे अधिक होती है और RCEM में विश्लेषणात्मक होती है। उपयुक्तता जो होती है वो हर्बर्टियन में सरल विषयों के लिए, ब्लूम्स में सभी विषयों के लिए और RCEM कक्षा 6+ के लिए बेहतर होता है। अब हर्बर्टियन जो होता है तैयारी, प्रस्तुति, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग के लिए होता है। ब्लूम्स बेस्ड में उद्देश्य प्लस मूल्यांकन आधारित होता है और RCEM में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मेंटल एबिलिटी के साथ होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं तो उसमें हमारा लेसन प्लान, वेरियस मॉडल्स, पाठ्य योजनाओं के विभिन्न मॉडल। तो हर्बर्टियन मॉडल में सबसे पहले जानते हैं तो इसमें विवरण और जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहले प्रवर्तक
जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट जो कि जर्मनी के थे। प्रमुख विशेषता, यह मॉडल विषय आधारित कॉन्टेक्स्ट सेंटर्ड है। कुल चरण 5, प्रयुक्त विषय भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि। 5 स्टेप्स जो हैं वो है हर्बर्ट लेसन प्लान के: प्रिपरेशन तैयारी, प्रेजेंटेशन प्रस्तुति, कंपैरिजन एसोसिएशन तुलना करना, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण, एप्लीकेशन प्रयोग। ब्लूम टेक्सोनोमी बेस्ड मॉडल, विवरण और जानकारी। प्रवर्तक बेंजामिन ब्लूम जो कि यूएसए के थे। प्रमुख विशेषता, यह मॉडल उद्देश्य आधारित ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड है। फोकस जो है वो छात्रों की शिक्षण उपलब्धि लर्निंग आउटकम्स पे फोकस है। और 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम मॉडल: कॉग्निटिव ज्ञानात्मक, अफेक्टिव भावनात्मक, साइकोमोटर क्रियात्मक। इस मॉडल में हर पाठ्य योजना में स्पष्ट उद्देश्य, शिक्षण विधि और मूल्यांकन शामिल होता है। नेक्स्ट है RCEM मॉडल जो कि भारतीय मॉडल है। इसका फुल फॉर्म रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूरी। विकास वर्ष 1971। ब्लूम के आधार पर भारत में। प्रमुख विशेषता जो है वो आपका यह मॉडल मानसिक क्षमताओं और मेंटल एबिलिटीज़ पर आधारित है। कंपोनेंट जो है RCEM मॉडल का वो है आपका इनपुट ऑब्जेक्टिव 17 मेंटल एबिलिटी, प्रोसेस टीचिंग एक्टिविटी, आउटपुट लर्निंग आउटकम्स RLOs। यह मॉडल भारत में सेकेंडरी लेवल के लिए अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है आपका रचनावादी मॉडल जिसके प्रवर्तक है आपके जीन पियाजेट, वाइगोस्की एंड वर्नर। प्रमुख विशेषता जो है छात्र केंद्रित मॉडल है, लर्नर सेंटर्ड। फोकस जो है इसमें किया गया है लर्निंग बाय एक्सप्लोरेशन, डूइंग एंड कोलैबोरेशन। मुख्य बातें इसमें जानने वाली है उसमें है शिक्षण केवल एक सहयोगी फैसिलिटेटर होता है। छात्र समूहों में सीखते हैं। ज्ञान का निर्माण स्वयं छात्र करते हैं। प्रयोग, प्रोजेक्ट, खोज और चर्चा मुख्य विधियाँ हैं। 5E मॉडल, ई युक्त पाठ्य योजना मॉडल। उपयोग जो होता है इसका विज्ञान प्रयोगात्मक विषयों में अधिक होता है। 5 स्टेज ऑफ 5E मॉडल यानी ई का 5 मॉडल: इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट, इवोल्यूएट। यानी इंगेज जो होता है रुचि उत्पन्न करना होता है। एक्सप्लोर में खोज और प्रयोग। एक्सप्लेन में हमारा छात्र अपने शब्दों में समझाएंगे। एक्सप्लोरेट जैसे कहता है अपने शब्दों में, छात्र अपने शब्दों में कृपया आंसर दें। इलोबरेट विस्तार देना या अनुप्रयोग करना। इवोल्यूएट मूल्यांकन। यह मॉडल इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर भी आधारित है। BS ब्लूम्स एंड हंटर मॉडल, मास्टरी लर्निंग। फोकस जो है इसमें हर छात्र को सफलता तक ले जाना। स्टेप्स जो है इसमें दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग, इवैल्यूएशन, रिमीडियल, इंक्रीमेंट, इनरिचमेंट। इसमें कमज़ोर छात्रों को रिमीडियल, अच्छे छात्रों को इनरिचमेंट टास्क देना होता है। अब क्विक समरी चलते हैं इस टॉपिक पे। तो मॉडल का नाम और प्रवर्तक मुख्य बिंदु दिया गया है। हर्बर्टियन मॉडल के प्रवर्तक हर्बर्ट जिसमें 5 चरण विषय केंद्रित होता है। ब्लूम्स में के प्रवर्तक ब्लूम्स उद्देश्य केंद्रित 3 डोमेन होता है। RCEM RIE मैसूरी हैं प्रवर्तक जिसमें मेंटल एबिलिटी आधारित होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट पियाजेट और वर्नर प्रवर्तक थे जो छात्र केंद्रित अनुभव आधारित है। 5E मॉडल BSCS टीम के द्वारा प्रवर्तक इंक्वायरी प्लस इंगेजमेंट बेस्ड होता है। हंटर मॉडल मेडलिन हंटर, मास्टरी लर्निंग, हर छात्र के लिए सफलता। अब 1 लाइनर पे चले जाते हैं तो उसमें हर्बर्टियन विषय पहले छात्र बाद में, ब्लूम्स उद्देश्य पहले पाठ बाद में, RCEM सोचने की क्षमताओं पर फोकस, कंस्ट्रक्टिविज्म छात्र खुद ज्ञान बनाते हैं। 5E इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलोबरेट, इवैल्यूएट पूछ लेता है परीक्षा में, याद रखना। हंटर मॉडल हर बच्चा सीख सकता है। इसे 1 लाइनर पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बोलोगे तो, नहीं बोलोगे तो भी बनाऊंगा, व्यू चाहिए मुझे, इसलिए दोस्तों में शेयर कर दो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण एंड इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, अनुदेशात्मक विश्लेषण। तो सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानते हैं कि वो क्या है।
माइक्रो टीचिंग एक विशेष प्रकार की शिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण कौशल का अभ्यास करता है, छोटे समूह में, सीमित समय में, सीमित विषय के साथ। इसका उद्देश्य है टीचिंग स्किल का विकास और सुधार। परिभाषा जान लेते हैं इंग्लिश में। तो माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग टेक्निक्स वेयर अ टीचर टीचेज अ स्मॉल लेसन टू अ स्मॉल ग्रुप फॉर अ शॉर्ट टाइम टू इम्प्रूव स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। प्रमुख विशेषताएं जो है इसका समय, जिसमें 5 से 10 मिनट दिया गया, परीक्षा में 10 मिनट रहेगा, उस पर टिक लगाना, 5 वाला गलत हो जाएगा। छात्र 5 से 10 विद्यार्थी रहेंगे, काम हो जाएगा उसी में। विषय एक माइक्रो यूनिट, मतलब कोई भी टॉपिक एक उठा लो, बस उसको ख़त्म करना है। कौशल 1 या 2 टीचिंग स्किल। टीचिंग फीडबैक रीटीच चक्र बार बार दोहराया जाता है। अब है हमारा 10 प्रमुख शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल इन माइक्रो टीचिंग। इंट्रोडक्शन स्किल, पाठ की शुरुआत में ध्यान आकर्षण। क्वेश्चनिंग स्किल, प्रभावी प्रश्न पूछना। एक्सप्लेनेशन स्किल, स्पष्ट रूप से समझाना। इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल्स, उदाहरणों के साथ समझाना। स्टिमुलस वेरिएशन, आवाज़, गति, चॉक, बोर्ड आदि में विविधता। रेनफोर्समेंट स्किल, सही उत्तर पर उत्साहवर्धक, मतलब अगर तुम सही कुछ जवाब दे दियो तो मैं तुम्हारी तारीफ करूँगा और तुम खुश रहोगे। ब्लैक बोर्ड स्किल, साफ सुथरा लेखन। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री का उपयोग। क्लोजर स्किल, पाठ का सारांश देना। क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, अनुशासन बनाए रखना। अब चलते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र की ओर, जिसमें प्लान, टेक, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। यानी प्लान पाठ और कौशल का चयन करेगा। टीच सूक्ष्म पाठ पढ़ाना। फीडबैक प्रशिक्षक द्वारा सुझाव। रीप्लान सुझावों के अनुसार फिर से सुधार। रीटीच दोबारा पाठ पढ़ाना। रीफीडबैक फिर से सुझाव देना। अब वन लाइनर इस टॉपिक का करें तो डेवलप्ड बाय माइक्रो टीचिंग के जो डेवलपर हैं वो DW Allen स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1963 में। टाइम इसमें दिया गया 5 से 10 मिनट। स्टूडेंट जो है वो भी 5 से 10। फोकस जो है 1 स्किल एट अ टाइम, मतलब एक ही स्किल सिखाया जाएगा एक बार में। बेस्ड ऑन सिमुलेशन प्रैक्टिस प्लस फीडबैक। नेक्स्ट जानेंगे हम अनुदेशात्मक विश्लेषण। इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस क्या है? इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक किसी पाठ या विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में तोड़कर इस बात का विश्लेषण करता है कि उसे कैसे पढ़ाया जाए। जैसे यही अभी मैं पूरा कंप्लीट एक वीडियो में कर रहा हूँ, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी मैं वीडियो बना सकता टॉपिक वाइज, तो वो भी मैं बाद में लाऊंगा, लेकिन अभी ये पढ़ लो। तो यह योजना बनाने से पहले की प्रक्रिया होती है। अब इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस के। तो वो है पाठ के प्रमुख उद्देश्यों की पहचान करना, छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि चुनना, पाठ को आसान और तार्किक बनाना, मूल्यांकन के लिए सटीक प्रश्न तैयार करना। इसके स्टेप्स जो हैं वो है हमारा टॉपिक सिलेक्शन, ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफिकेशन, लर्नर एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, टीचिंग एड प्लानिंग, एक्टिविटी प्लानिंग एंड असेसमेंट टूल प्लानिंग। तो सबके कार्य जानते हैं सभी स्टेप्स के। तो टॉपिक सिलेक्शन के कार्य जो होते हैं, कौन सा पाठ पढ़ाया जाएगा ये इसके बारे में। और ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफिकेशन में छात्र क्या सीखेंगे। लर्नर एनालिसिस में छात्रों की उम्र, पृष्ठभूमि, पूर्व ज्ञान। कंटेंट एनालिसिस में पाठ के प्रमुख बिंदुओं की पहचान। टीचिंग एड्स प्लानिंग में कौन से चार्ट, PPT आदि का उपयोग होगा। एक्टिविटी प्लानिंग में किस गतिविधि से क्या सिखाया जाएगा। असेसमेंट टूल प्लानिंग, मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन एनालिसिस में ध्यान रखने योग्य बातें, मतलब इसमें क्या ध्यान दिया जाएगा। पाठ अधिकतम शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करे, छात्र केंद्रित रणनीति हो, संसाधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जाए, सीखने की कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाए। याद रख लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देंगे। इस टॉपिक्स का वन लाइनर इंस्ट्रक्शन एनालिसिस नोट का, यह एक पूर्व शिक्षण प्रक्रिया है
उद्देश्य कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं। इसका लक्ष्य जो है वो है शिक्षक को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना शिक्षण को। अब इसका रिवीजन देखते हैं, माइक्रो टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल टीचिंग का टॉपिक वाइज। तो टीचिंग स्किल डेवलप करना होता है माइक्रो टीचिंग में, और इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस में टीचिंग प्लान तैयार करना होता है। माइक्रो टीचिंग 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस की कोई सीमा नहीं होती है। माइक्रो टीचिंग प्रशिक्षण शिक्षक और इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस में प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, जबकि माइक्रो टीचिंग 5 से 10 छात्र होते हैं और इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस कक्षा अनुसार होता है। माइक्रो टीचिंग में फीडबैक साइकिल होता है, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस में प्लानिंग स्ट्रेटजी पर होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें या यूनिट की बात करें तो उसमें है हमारा कक्षा प्रभावी पारिस्थितिक तंत्र, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम। तो क्लासरूम इकोसिस्टम क्या होता है सबसे पहले वो जानेंगे। तो कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र, क्लासरूम इकोसिस्टम वह सीखने का वातावरण है जिसमें शिक्षक, छात्र, सामग्री, नियम, गतिविधियां और भावनाएं आपस में संतुलन और सहभागिता में होते हैं। मतलब सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे एक प्राकृतिक इकोसिस्टम में पेड़, जानवर, मिट्टी और पानी संतुलित होते हैं, वैसे ही कक्षा में छात्र, शिक्षक, सीखने के संसाधन, अनुशासन और संवाद संतुलन में होने चाहिए। इफेक्टिव क्लासरूम इकोसिस्टम के मुख्य घटक जो हैं वो हैं आपका टीचर, शिक्षक, लर्नर, विद्यार्थी, कंटेंट, विषय वस्तु, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अधिगम लक्ष्य, इन्वायरमेंट, वातावरण, टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट एंड कम्युनिकेशन। टीचर, शिक्षक के विवरण जो है उसको मार्गदर्शक, प्रेरक और व्यवस्थापक कहा जाता है। विद्यार्थी को सक्रिय, संवादात्मक और सहभागी। कंटेंट उपयुक्त, व्यवहारिक और छात्रों की रुचि के अनुसार, मतलब कुछ भी पढ़ाओगे तो थोड़ी छात्र पढ़ेगा। अधिगम लक्ष्य, स्पष्ट और मापन योग्य। वातावरण सहयोगात्मक, सुरक्षित और समावेशी। टीचिंग मेथड विविधतापूर्ण, डिस्कशन, प्रोजेक्ट, मल्टीमीडिया आदि। असेसमेंट सतत और समग्र मूल्यांकन, CCE इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछ देता है, कंस्ट्रक्टिव कोस्ट इवैल्यूएशन। कम्युनिकेशन खुला, दो तरफा और सम्मानजनक, मतलब बात करने का एक लफ्ज़ में कि अभी तुम अगर मुझे कुछ बोलोगे कमेंट में तो भाई क्यों बोलोगे, ये तुम्हारा कम्युनिकेशन का तरीका और तुम्हारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। इफेक्टिव क्लासरूम इकोसिस्टम की विशेषताएं, तो विशेषताएं पहले बता देता हूँ फिर उसका विवरण बताऊँगा। तो पहला है सकारात्मक संबंध, सक्रिय सहभागिता, अनुशासित वातावरण, विविध शिक्षण विधियाँ, इक्वलिटी एंड इंक्लूजन, निरंतर मूल्यांकन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड फीडबैक सिस्टम। तो इफेक्टिव क्लासरूम इकोसिस्टम की जो विशेषताएं हैं, सकारात्मक संबंध का, उसका शिक्षण और छात्रों में सहयोग और विश्वास, सक्रिय सहभागिता, सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित, अनुशासित वातावरण लेकिन भय मुक्त और संवादात्मक, विविध शिक्षण विधियाँ, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त, इक्वलिटी एंड इंक्लूजन, सभी जाति, धर्म, लिंग के लिए समान अवसर, निरंतर मूल्यांकन, छात्र की प्रगति का नियमित मूल्यांकन, टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्शन जिसमें स्मार्ट क्लास, ऑडियो विजुअल का समावेश, और फीडबैक सिस्टम जो होता है उसमें छात्रों, अभिभावकों और साथियों से प्राप्त प्रतिक्रियाएं होती है। अब चलते हैं क्लासरूम इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के उपाय के बारे में। तो छात्रों की रुचि और ज़रूरतों को समझना, प्रेरक शिक्षण सामग्री और गतिविधियों का प्रयोग, ग्रुप वर्क और सहयोगात्मक शिक्षण, ICT स्मार्ट बोर्ड वीडियोज़ का समुचित उपयोग, यानी कि वीडियो में मूवी देखने लग जाओ। अनुशासन और भोजपुरी गाना तो स्पेशल वीडियो वायरल हुआ था। अनुशासन और आज़ादी में संतुलन, छात्रों की आवाज़ को महत्व देना, लर्निंग को मज़ेदार और चुनौतीपूर्ण बनाना, छात्रों को सुरक्षित सम्मानजनक वातावरण देना। तो ये थे बेहतर उपाय क्लासरूम इकोसिस्टम के।
अब इसके वन लाइनर में चलते हैं और फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कक्षा की एक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है। इसका संतुलन होता है शिक्षक, छात्र, सामग्री, वातावरण और नियम से। शिक्षक निर्देश और मार्गदर्शक जो देता है वो होता है। छात्र सक्रिय सहयोगी होते हैं। अच्छा कक्षा तंत्र अच्छा अधिगम कहलाता है। अब न्यू यूनिट है आपका टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी इन टीचिंग लर्निंग, पाठ्य पुस्तक और पुस्तकालय का शिक्षण में महत्व। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो टेक्स्ट बुक एक निर्धारित पुस्तक होती है जो किसी विशेष कक्षा और विषय के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा स्वीकृति की जाती है। यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए मुख्य शिक्षण सामग्री होती है। मतलब छात्र घर पे भी पढ़ सकते हैं इसको, और शिक्षक जो होता है वो इसी हिसाब से छात्रों को पढ़ाता है, सिखाता है। इसका उद्देश्य जो होता है वो है छात्रों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध सामग्री देना, शिक्षण के लिए एक समान दिशा प्रदान करना। मतलब एक दिशा की ज़्यादा, मतलब तुम क्लास 6 के स्टूडेंट हो तो उसी हिसाब से उसी लेवल के तुम्हारा दिशा देना। छात्रों को स्व अध्ययन में सहायता करना, घर पे लाकर खुद से किताब पढ़ सकता है। मूल्यांकन और गृह कार्य का आधार बनाना, शिक्षक को पाठ्य योजना बनाने में मार्गदर्शन देना। अब टेक्स्ट बुक की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ टेक्स्ट बुक देखते हैं। तो स्ट्रक्चर कंटेंट जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़, अभ्यास, प्रश्न, चित्र, नक्शे सब दिए जाते हैं। टीचर सपोर्ट, अध्यापन में सहायक। स्टूडेंट फ्रेंडली, चित्रों, रंगों व उदाहरणों में समझने में सरल होता है। EVS का बुक जैसे देखे होंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विषय की मूल समझ में मददगार देता है। अब टेक्स्ट बुक के फ़ायदे के बारे में देखते हैं। तो वो है हमारा सभी के लिए समान साधन, परीक्षा केंद्रित सामग्री होती है, स्व अध्ययन में सहायक होता है, जैसे कहता है मतलब NCERT पढ़ के चले जाओ पास हो जाओगे। समय की बचत होती है, अनुशासित पाठ्य योजना में मदद करता है। अब इसके लिमिटेशन के देखते हैं टेक्स्ट बुक के। तो केवल टेक्स्ट बुक तक सीमित रहना अधिगम को शौकीन बनाता है। मतलब एक किताब छाप दिया तो उतना ही बच्चा पढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा तो मतलब ज़्यादा जानकारी हासिल करने का बात नहीं होता है। रचनात्मकता और जिज्ञासा सीमित रह सकती है। सभी छात्रों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। अब पुस्तकालय के बारे में जानते हैं। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न प्रकार की किताबें, संदर्भ सामग्री, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि सुरक्षित और छात्रों के उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। लेकिन आजकल के लाइब्रेरी में तो विद्यार्थी अपना खुद का कंटेंट ले जाता है और पढ़ाई करता है, जिसे हम लोग लाइब्रेरी कर रहे हैं। लाइब्रेरी जो होता है वो ज्ञान का खजाना, ट्रेजर ऑफ नॉलेज होता है। अब इसके उद्देश्य जो होते हैं वो पढ़ने की आदत विकसित करना होता है, स्वतंत्र अध्ययन को बढ़ावा देना होता है, संदर्भ सामग्री प्रदान करना होता है, विविध दृष्टिकोण से सीखने का अवसर देता है, छात्रों में रिसर्च, एनालिसिस और कल्पना का विकास करता है। यानी अगर खुद से ट्राई कर रहा होता है तो वो ज़्यादा कुछ सोचता है पढ़ने की ओर। अब इसकी विशेषताएं को और विवरण को देखेंगे। तो वैरायटी ऑफ बुक्स, पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, कहानियाँ, जीवनियाँ सभी बुक्स वहाँ पे उपलब्ध रहती है। क्वाइट इन्वायरमेंट, अध्ययन के लिए शांत वातावरण होता है। एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, छात्र अपनी जिज्ञासा अनुसार सीख सकते हैं, कुछ भी मतलब जो उसका जिज्ञासा करेगा वही पढ़ेगा। सप्लीमेंट टू क्लासरूम, कक्षा शिक्षण को विस्तारित करता है। डेवलप्स रिसर्च स्किल, खोज परख सोच विकसित करता है। लाइब्रेरी के फ़ायदे जो होते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों में पढ़ने की आदत बनती है, नई जानकारी प्राप्त करने का साधन है, आत्मनिर्भरता और आत्म अध्ययन बढ़ता है। मतलब सेल्फ स्टडी नहीं करता, सेल्फ स्टडी ज़्यादा सीखता है 10। तो लाइब्रेरी का उपयोग इसीलिए होता है। परीक्षा के अलावा समग्र विकास में सहायक होता है। अब लिमिटेशन देखते हैं। तो नियमित उपयोग ना हो तो लाभ नहीं होता है। अगर अद्यतन ना हो तो सामग्री पुरानी हो सकती है। कई बार शिक्षक इसका पूर्ण उपयोग नहीं करते हैं। अब तुलना की बारी है, अंतर को देखते हैं टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी में। तो टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी में अंतर है यहाँ पे विषय वस्तु देना, विविधता में अधिगम, उद्देश्य
सीखने का तरीका जो होता है टेक्स्ट बुक का निर्देशित डायरेक्टेड लर्निंग होता है, जबकि लाइब्रेरी में खोज परख एक्सप्लोरेटरी लर्निंग होता है। भूमिका जो होता है वो टेक्स्ट बुक में सीमित विषय में होता है, जबकि लाइब्रेरी में खुला और विस्तृत अधिगम होता है। प्रकार एक विषय विशेष होता है टेक्स्ट बुक में, और लाइब्रेरी में कई विषयों पर अनेक पुस्तकें हो सकती हैं। उपयोग जो है परीक्षा केंद्रित होता है टेक्स्ट बुक, और लाइब्रेरी सोच और पढ़ने की आदत के लिए होती है। अब वन लाइनर की बात करें तो टेक्स्ट बुक जो होता है वो मूल्य अधिगम का स्रोत है, लाइब्रेरी जो है पूरक और विस्तार करने वाला साधन है। टेक्स्ट बुक डायरेक्शन देती है, लाइब्रेरी एक्सप्लोरेशन सिखाती है। टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी है, लाइब्रेरी से पढ़ना आदत बनानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर। एक आदर्श शिक्षक के गुण क्या हैं? तो सबसे पहले उसके पहले जानेंगे विषय ज्ञान, सब्जेक्ट नॉलेज क्या होता है। तो एक शिक्षक को अपने विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्रों के हर सवाल का उत्तर सही और स्पष्ट दे सके। तथ्यात्मक, वैचारिक और व्यवहारिक समझ, अपडेटेड ज्ञान और नए दृष्टिकोण की जानकारी, मतलब अभी क्या चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी, और बुक में जो पहले से है उसके बारे में वो क्या जान रहा है, इन सब के बारे में शिक्षक को पहले से पता होना चाहिए, ताकि बच्चे अगर उनसे कोई सवाल कर रहे हैं तो उनका वो जवाब आसानी से, क्लैरिटी से, स्पष्टता से दे सके। संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, शिक्षण की बोलने और समझाने की कला इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि हर छात्र आसानी से समझ सके। अब जैसे ऐसे उसे करके मतलब क्या समझ रहे हो ऐसे करके समझाएंगे, और जल्दी में आई एम राकेश कुमार, आई एम फ्रॉम बेगूसराय बिहार ऐसे बोलेंगे तो तुम लोगों में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए तो संप्रेषण कौशल, उसका कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका, लफ्ज़ अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सरल भाषा होना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज का उचित प्रयोग होना चाहिए, दो तरफा संवाद होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि केवल शिक्षक ही बोले बच्चों का सुने ही नहीं, और कोई क्वेश्चन पूछे तो दो धार लगा देना चाहिए। दो धार मतलब दो थप्पड़, बेगूसराय सुनना। अब धैर्यशील, पेशेंस, हर छात्र अलग है, हर किसी को सीखने में समय लगता है, इसलिए धैर्य एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है। वही कि क्वेश्चन बार बार पूछेगा तो कहीं तुम उसे पीटने ना लग जाओ, तो इस हिसाब से तुम में धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, बार बार पूछे गए सवालों पर भी शांत रहना चाहिए, कमज़ोर छात्रों को विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेरक क्षमता, मोटिवेशनल एबिलिटी, शिक्षक को छात्रों को पढ़ाई, जीवन और लक्ष्य के प्रति प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे मैं तुम लोगों को कहूँगा तुम ये क्लास देखने आओ तो तुम लोग टीचर अपने आप को मानने लग जाओ, क्योंकि तुम लोगों को टीचर बनना है भाई। सकारात्मक सोच बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन देता, तुम कर सकते हो भाई, तुम कर लोगे। अब इतना भी नहीं तुम कर दोगे कि तुम पीएम बन जाओगे, तो सब कोई पीएम नहीं बन जाओगे। सफलता की कहानियाँ बताना, जैसे एक मूवी था, छोड़ो मूवी का बाद में बताऊंगा। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। शिक्षक को खुद समय का पाबंद, ईमानदार, अनुशासित होना चाहिए, तभी वह दूसरों को सिखा सकता है। मतलब अब वो टाइम से आएंगे नहीं, सोए रहेंगे, क्लास लेने बच्चे जाएंगे तब आएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, समय पर आ जाएंगे, कार्य में ईमानदारी दिखाएंगे कि मतलब पढ़ाने आए हैं तो पढ़ाएंगे बच्चों को, और नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे। सहानुभूति या समानुभूति भी यहाँ पर रहता तो वो बेसी इम्पैक्ट करता। खैर, एम्पैथी के बारे में जानते हैं, छात्र के मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्याओं को समझाना और उन्हें संवेदनशीलता से संभालना। मतलब कोई छात्र अगर डिमोटिवेट हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो उन्हें मतलब उस हिसाब से मोटिवेट देना कि वो अपना भाईचारा जैसे भी दिखा के कि भाई थोड़ा हो जाएगा पढ़ाई लिखाई, उस हिसाब से सहयोग करना। छात्रों की भावनाओं का सम्मान करना, ये इसमें आ जाता है सहानुभूति में। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली।
मतलब टीचर जो होना चाहिए वो तकनीकी साक्षरता होना चाहिए। अब उनको कंप्यूटर वगैरह के मतलब आजकल कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा हो रहा है, तो उन सब के बारे में उनको पता होना चाहिए। आज के युग में शिक्षक को स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन टूल्स, डिजिटल बोर्ड्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। ICT का प्रयोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म होता है, इसका प्रयोग ज़्यादातर होता रहता है। वीडियो प्रेजेंटेशन आदि से पढ़ाना, ये सब उनको पता होना चाहिए। न्यायप्रियता, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, मतलब एक शिक्षक सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करता है, ये नहीं कि पक्षपात। हम लोगों में तो होता था, लड़कियों को ज़्यादा मानते हो, लड़कों को कम, तो चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या स्तर का हो, तो ये नहीं कि छुआछूत वाला फिर से शुरू हो जाए। मतलब कैसा भी हो, उन सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को उत्तर देने और पूछने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। शिक्षक को नए नए तरीके से विषय समझाने आने चाहिए। कहानी, उदाहरण, खेल या गतिविधियों के जरिए सीखने को रोचक बनाना, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप स्किल। शिक्षक कक्षा का नेता होता है जो छात्रों को एक टीम की तरह आगे बढ़ाता है, जिसका काम समस्या समाधान, टीम वर्क, निर्णय लेने की क्षमता गुड होनी चाहिए। अब इन्हीं सभी का वन लाइनर देख लेते हैं इस टॉपिक पर। तो इस विषय का गहरा ज्ञान शिक्षक का बता रहा हूँ। स्पष्ट और प्रभावशाली संप्रेषण, धैर्य और सहनशीलता, छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता, अनुशासित और जिम्मेदार व्यवहार, सभी के साथ समानता, रचनात्मक और नवीनता, तकनीकी ज्ञान, सहानुभूति और करुणा, नेतृत्व करने की योग्यता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिगम के लिए मूल्यांकन और आकलन, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो सबसे पहले आकलन क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो असेसमेंट यानी छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का जांच करना। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक यह समझने की कोशिश करता है कि छात्र कितना, क्या और कैसे सीख रहा है। उद्देश्य जो होता है उसका लर्निंग को बेहतर बनाना होता है। फोकस जो होता है फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग पे फोकस किया गया है। अब मूल्यांकन के बारे में जानते हैं, मूल्यांकन क्या होता है। इवैल्यूएशन यानी छात्रों की सीख की गुणवत्ता और परिणामों का मूल्य निर्धारण करना। अभी है जैसे आप लोगों का टेस्ट होगा, वो आपका मूल्यांकन करेगा कि आप आगे BPSC में बैठ पाओगे या नहीं बैठ पाओगे। यह सीखने के परिणामों, लर्निंग आउटकम्स की संपूर्ण जांच करता है। पूरे स्टेट का सिलेबस जो वो सब पूछेगा। उद्देश्य जो होता है इसका कुल प्रदर्शन को आंकना, पूरे पढ़ाई को आंकेगा। फोकस जो होता है ऑफ लर्निंग होता है। अब तुलना करते हैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन में। तो असेसमेंट का उद्देश्य जो होता है सीखने को सुधारना होता है, जबकि इवैल्यूएशन का प्रदर्शन को मापना। असेसमेंट निरंतर प्रक्रिया होती है, फॉर्मेटिव, जबकि इवैल्यूएशन अंतिम निर्णय होती है, समेटिव। असेसमेंट छात्र केंद्रित होता है, इवैल्यूएशन परिणाम केंद्रित होता है। असेसमेंट मौखिक प्रश्न गतिविधियाँ, जबकि इवैल्यूएशन परीक्षा ग्रेडिंग। असेसमेंट शिक्षण के दौरान होता है और इवैल्यूएशन शिक्षण के अंत में होता है। असेसमेंट एक प्रक्रिया है, जबकि इवैल्यूएशन परिणाम है। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो सबसे पहले रूपांतरण मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें शिक्षण के दौरान किया जाता है। उद्देश्य जो होता है उसका सीखने में मदद करना। और उदाहरण प्रश्न उत्तर, कार्यपत्र, मौखिक गतिविधियाँ, मतलब शिक्षण के दौरान में खड़ा कर देंगे, पूछेंगे भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। समेटिव असेसमेंट, सारांशात्मक मूल्यांकन, शिक्षण के अंत में किया जाता है, जिसका उद्देश्य जो होता है वो है प्रदर्शन का मूल्यांकन। और उदाहरण के लिए वार्षिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट, ग्रेड, और जैसे आपका बिहार स्टेट का एग्ज़ाम। डायग्नोस्टिक असेसमेंट छात्रों की कमजोरी पता करने के लिए होता है। जो छात्र मतलब आएगा पहली बार क्लास में आऊँगा तो मैं पहले क्वेश्चन करूँगा कि कौन छात्र कितना पानी में, ये जानने के लिए। उदाहरण प्री टेस्ट, मतलब पहले ही टेस्ट ले लूँगा सबका। नेक्स्ट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE का फुल फॉर्म आपको पूछ लेगा, याद रख लेना। बुक प्लस इंसान, अध्ययन प्लस शैक्षिक मूल्यांकन। स्कॉलस्टिक
को स्कोलेस्टिक से क्षेत्रों का मूल्यांकन। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य जो है वो है आप छात्र की सीखने की प्रगति को समझना, पढ़ाने के तरीकों में सुधार करना, फीडबैक देना, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड पर्सनलाइज्ड लर्निंग को बढ़ावा देना, छात्र को स्व मूल्यांकन की आदत डालना। अब इसी टॉपिक्स का वन लाइनर नोट्स देखते हैं, यानी अभी जो पढ़ा है उसका रिवाइज कर देता हूँ, समरी बता देता हूँ। असेसमेंट सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। इवोल्यूशन सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षण के दौरान। समेटिव असेसमेंट शिक्षण के अंत में। CCE सतत और समग्र मूल्यांकन होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने का मूल्यांकन, फॉर रहेगा तो आकलन और ऑफ रहेगा तो मूल्यांकन। असेसमेंट एज ए लर्निंग छात्र खुद सीखते हुए आकलन करता है, मतलब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ सीख के दैट्स। अब एक्स्ट्रा नॉलेज को दे देता हूँ फुल फॉर्म बता के और उसका अर्थ। AFL असेसमेंट फॉर लर्निंग, AOL असेसमेंट ऑफ लर्निंग, AAL असेसमेंट एज ए लर्निंग। AFL सुधार के लिए, AOL प्रदर्शन के लिए, AAL लर्निंग के लिए, आत्म मूल्यांकन के लिए। तो फॉर रहेगा तो सुधार के लिए, ऑफ रहेगा तो प्रदर्शन के लिए, एज रहेगा तो आत्म मूल्यांकन के लिए। अब नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जानने में लेंगे करिकुलम के बारे में। करिकुलम पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या क्या है? करिकुलम का मतलब होता है वह संपूर्ण शैक्षिक अनुभव जो एक विद्यार्थी विद्यालय में अर्जित करता है। यह केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शामिल होता है पाठ्यपुस्तक, सहशैक्षिक गतिविधियाँ, नैतिक शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षण, व्यवहार विकास, कला, खेल, ICT आदि। मतलब संपूर्ण सब चीज़ स्कूल में जब 10 माह तुम पास करोगे तो क्या क्या सीख के आए वो सब। करिकुलम जो होता है कंटेंट प्लस मेथड प्लस एक्सपीरियंस। Curriculum is planned set of learning experiences provided by the school to bring about the desired changes in learning behavior। जो बोले थे क्रॉ एंड क्रॉ। करिकुलम के प्रकार, टाइप्स ऑफ करिकुलम, फॉर्मल करिकुलम, इनफॉर्मल करिकुलम, हिडन करिकुलम, नल करिकुलम, को करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो सबसे पहले फॉर्मल करिकुलम के बारे में जानेंगे। तो यह जो होता है आधिकारिक रूप से विद्यालय द्वारा अपनाई गई पाठ्य योजना होती है। इनफॉर्मल करिकुलम स्कूल में अनौपचारिक रूप से होने वाली सीख, जैसे व्यवहार, अनुशासन। हिडन करिकुलम जो होता है वो अव्यक्त शिक्षण, जैसे नैतिक मूल्य, लिंग समानता और सामाजिक व्यवहार द्वारा होता है। नल करिकुलम जो विषय टॉपिक जानबूझकर नहीं पढ़ाए जाते हैं। को करिकुलम खेल, कला, संगीत, भाषण, समूह कार्य आदि। और इंटीग्रेटेड करिकुलम में शामिल है विषयों का आपसी जुड़ाव, इंटरडिसिप्लिनरी। तो ये थे करिकुलम के प्रकार। अब करिकुलम और सिलेबस में अंतर जानेंगे। तो अर्थ जो होता है करिकुलम का वो पूरी शैक्षिक योजना होती है, जबकि सिलेबस का केवल पाठ्यपुस्तक सब्जेक्ट कंटेंट होता है। फोकस जो है करिकुलम का शिक्षण प्लस गतिविधि प्लस मूल्यांकन पर होता है, जबकि सिलेबस का अध्याय टॉपिक पाठ पर होता है। स्तर जो है करिकुलम में विद्यालय शिक्षा बोर्ड तय करता है, जबकि सिलेबस शिक्षक परीक्षा बोर्ड तय करता है। अवधि जो है यह करिकुलम का संपूर्ण वर्ष होता है, जबकि सिलेबस का एक विषय के लिए अलग अलग होता है, हर एक विषय के लिए। उदाहरण CBSE क्लास 8 करिकुलम और सिलेबस जो होता है क्लास 8 का मैथ सिलेबस। अब करिकुलम के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम के बारे में देखेंगे और उसका विवरण जानेंगे। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, क्या सीखना और क्यों करना है। कंटेंट, क्या पढ़ना है। टीचिंग मेथड्स, कैसे पढ़ना है। असेसमेंट, छात्र ने कितना सीखा। लर्निंग एक्सपीरियंस, छात्र को क्या अनुभव मिला। अब करिकुलम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। चाइल्ड सेंटर्डनेस, बच्चे की रुचि और ज़रूरतों पर आधारित होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, समयानुकूलन, बदलाव संभव होता है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास का अध्ययन होता है, ध्यान दिया जाता है। बैलेंस, ज्ञान प्लस कौशल, नैतिकता का संतुलन।
रिलेवेंस वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा हुआ होता है। कंटिन्यूटी एक कक्षा से दूसरी तक क्रमिक विकास। यूटिलिटी जीवन में उपयोगी और व्यवहारिक। कोरिकुलम का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोरिकुलम छात्रों में ज्ञान कौशल और मूल्यों का विकास करना, समाज और देश के लिए जिम्मेदार नागरिक बनाना, रोजगार योग्य बनाना, सांस्कृतिक मानसिक और सामाजिक विकास करना। तो यही है हमारा उद्देश्य कोरिकुलम का। अब यही टॉपिक का वन लाइनर रिवीजन कर लेते हैं लास्ट में। समरी ऑफ कोर्स। कोरिकुलम जो होता है स्कूल द्वारा दिया गया कुल शैक्षणिक अनुभव होता है। कोरिकुलम हमेशा सिलेबस से बड़ा होता है। फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल प्लस को कोरिकुलम इज इक्वल टू टोटल कोरिकुलम। हिडन कोरिकुलम जो होता है बिना पढ़ाए सिखाया जाने वाला व्यवहार होता है। नल कोरिकुलम जो होता है जो नहीं पढ़ाया गया होता है। कोरिकुलम निर्माण का केंद्र बच्चा यानी चाइल्ड सेंटर्ड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण संबंधी कारक, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स बिंदु है और उसका विवरण दिया गया है। तो विषय का ज्ञान, शिक्षक संबंधी कारक जो है विषय का ज्ञान, विषय में पकड़ अच्छी होनी चाहिए शिक्षक की। कौशल, शिक्षण कौशल, उदाहरण बोर्ड पर लिखना, प्रश्न पूछना, उत्तर देना, ये सब उनके शिक्षण कौशल होगा। प्रेरक व्यवहार, शिक्षक का उत्साही प्रेरक और सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। संचार कौशल, बोलने समझाने सुनने की कला। प्रशिक्षण एवं अनुभव, प्रशिक्षित शिक्षक ज़्यादा प्रभावी होते हैं। नैतिक गुण, ईमानदारी अनुशासन निष्पक्षता की ओर रहते हैं। छात्र संबंधित कारक, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, तो पूर्व ज्ञान, जो पहले से जानते हैं वे जल्दी सीखते हैं। ऑफकोर्स जैसे अभी मैं आर्ट ऑफ टीचिंग का रिवीजन कर रहा हूँ तो तुम लोग पहले से पढ़े होगे तो कुछ तो जान ही लोगे, और नहीं पढ़े हो तो ये जैसे अभी जान गए हो और अगर मैं टॉपिक बाय पढ़ाऊँगा तो वो तो तुम सीखने में थोड़ा जल्दी मदद करेगा। रुचि और प्रेरणा, अधिगम में रुचि होनी चाहिए। ध्यान और एकाग्रता, मन लगा कर सुना, अगर जैसे अभी मन लगा के ये पढ़े हो सुने होगे कुछ तो पता हो ही गया होगा और जो पता होगा वो रिकॉल हो गया होगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति, थका हुआ या बीमार छात्र ध्यान नहीं दे पाता है। अधिगम शैली, हर छात्र का सीखने का तरीका अलग होता है। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, घर का वातावरण भी सीखने को प्रभावित करता है। जैसे पापा मम्मी दोनों मूर्ख होंगे तो थोड़ा अफेक्ट पड़ जाता है, ये सच है, मानो या ना मानो। विद्यालय संबंधित कारक, नेक्स्ट टॉपिक। स्कूल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड फैक्टर्स, भौतिक संसाधन जिसमें बैठने की व्यवस्था, लाइट, वेंटिलेशन, लाइब्रेरी। कक्षा का आकार, कम छात्र ज़्यादा ध्यान। विद्यालय का वातावरण, शांत प्रेरणादायक सुरक्षित माहौल बनाकर पढ़ना है। प्रशासन और नेतृत्व, अच्छा नेतृत्व शिक्षक को सहयोग देता है। सहपाठ्य गतिविधियाँ, स्पोर्ट्स, कला, प्रोजेक्ट आदि से अधिगम रोचक होता है। पाठ्यचर्या एवं शिक्षण सामग्री, कोरिकुलम एंड कंटेंट फैक्टर। पाठ्यपुस्तक की कठिनाई, बहुत कठिन या बहुत आसान ना हो। संबंधित और व्यवहारिक सामग्री, जीवन से जुड़ी हो, रियल लाइफ बेस्ड। चित्र, चार्ट, मॉडल आदि जिससे सामग्री समझने में सहायक होता है। फ़ोटो देखा के मज़ा भी आता है और मतलब समझने में आसान होता है। तकनीकी सामग्री, अब जैसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ाएगा, कंप्यूटर देखबे नहीं करेगा बच्चा तो क्या जानेगा कंप्यूटर क्या होता है। तकनीकी सामग्री, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आता है वीडियो, प्रोजेक्टर आदि से अधिगम में रुचि आती है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, जिसमें आपका है भाषा और संस्कृति, छात्र की मातृभाषा और शिक्षक की भाषा में तालमेल। जैसे हिंदी जानेगा और बंगाली पढ़ाएगा तो नहीं हो पाएगा तालमेल, हिंदी मैच करेगा। लिंग भेदभाव, लड़का लड़की के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज की अपेक्षाएं, माता पिता पड़ोस का असर। मीडिया और टेक्नोलॉजी, छात्रों पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों। अन्य मनोवैज्ञानिक कारक, अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अभिवृत्ति, आत्मसंवेदना, सीखने की क्षमता, जिज्ञासा, स्मृति और बुद्धि। एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्सेप्ट, लर्निंग कैपेसिटी, क्यूरियोसिटी एंड मेमोरी इंटेलिजेंस।
अब इसी टॉपिक का समरी देख लेते हैं हम वन लाइन में। तो टीचर फैक्टर जो होता है ज्ञान कौशल व्यवहार पे होता है। लर्नर फैक्टर जो होता है रुचि पृष्ठभूमि एकाग्रता पे होता है। स्कूल फैक्टर जो होता है संसाधन वातावरण कक्षा का आकार पे होता है। कंटेंट फैक्टर जो होता है विषय की कठिनता आईसीटी का प्रयोग। सोशल फैक्टर जो होता है भाषा समाज सांस्कृतिक पे होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होता है वो जिज्ञासा आत्मसंवेदना और बुद्धि पे होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग के फुल कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री में टीचिंग एड्स क्या होते हैं उसको देखेंगे। तो टीचिंग एड्स वे साधन होते हैं जो शिक्षण को सरल रोचक और प्रभावी बनाने में शिक्षक की मदद करते हैं। यह दृश्य श्रव्य या दोनों हो सकते हैं। टीचिंग एड्स के प्रकार विजुअल एड्स ऑडियो एड्स ऑडियो विजुअल एड्स टैक्टिल कैनेथेटिक एड्स डिजिटल एड्स। तो विजुअल एड्स हो जाए चार्ट मैप मॉडल पिक्चर फ्लैश कार्ड। ऑडियो एड्स के अंतर्गत रेडियो रिकॉर्डिंग भाषण। ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर वीडियो प्रोजेक्टर स्मार्ट क्लास। टैक्टिल एंड काइनेस्थेटिक एड्स के अंदर प्रयोगात्मक सामग्री हाथ से करने वाले गतिविधियाँ फिजिक्स लैब में ऑफकोर्स और केमिस्ट्री लैब में भी, बायोलॉजी का नहीं बोल सकता। डिजिटल एड्स में पीपीटी स्मार्ट बोर्ड एप्स AR VR टूल्स, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब टीचिंग एड्स के फ़ायदे के बारे में देखेंगे। तो सीखने को आसान और रोचक बनाते हैं। छात्रों की ध्यान क्षमता बढ़ाते हैं। जटिल विषयों को सरलता से समझाने में मदद करता है। अभिरुचि इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। मल्टी सेंसरी लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। देखना सुनना छूना मतलब मज़ा आता है। हैंड्स ऑन लर्निंग अनुभव आधारित अधिगम क्या है? यह वह अधिगम है जिसमें छात्र स्वयं करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग यानी प्रयोग गतिविधि प्रयोगशाला समूह कार्य आदि। मुख्य उदाहरण जो है इसमें साइंस प्रयोगशाला में प्रयोग करना, गणित में ज्यामिति बनाना, मिट्टी से मॉडल बनाना, पर्यावरण अध्ययन के लिए पेड़ पौधे देखना, फील्ड ट्रिप प्रोजेक्ट वर्क रोल प्ले करना, नाटक ड्रामा करना। हैंड्स ऑन लर्निंग के एडवांटेज को देखते हैं तो गहरी समझ होता है। गहरी समझ में छात्र को केवल याद नहीं समझ भी आता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, छात्र खुद सीखने में शामिल होता है मज़ा लेने के लिए भी और सीख भी देता है। स्किल डेवलपमेंट, प्रयोग विश्लेषण समस्या समाधान होता है। क्रिएटिविटी बूस्ट, नई चीज़ें बनाने की प्रेरणा आता है। कोलैबोरेशन, समूह कार्य में सहभागिता होता है। अब चलते हैं टीचिंग एड्स और हैंड्स ऑफ लर्निंग में अंतर देखते हैं। तो टीचिंग एड्स का उद्देश्य होता है पढ़ाने में मदद करने के लिए और हैंड्स ऑन लर्निंग का होता है अनुभव से सीखना। टीचिंग एड्स प्रदर्शक जबकि हैंड्स ऑन लर्निंग मार्गदर्शक होते हैं। देखने सुनने वाला टीचिंग एड्स में होता है, करने वाला हैंड्स ऑन लर्निंग में होता है। टीचिंग एड्स में चार्ट वीडियो, हैंड्स ऑन लर्निंग में प्रयोग गतिविधि उदाहरण है। जबकि प्रकृति जो है टीचिंग एड्स का सप्लीमेंट्री और हैंड्स ऑन लर्निंग का एक्सपीरियंशियल है। अब इसी टॉपिक का वन लाइनर समरी देख लेते हैं एग्ज़ाम के लिए। टीचिंग एड्स जो होता है शिक्षण को रोचक और सरल बनाने वाले साधन होते हैं। विजुअल एड्स के अंतर्गत चार्ट चित्र नक्शे आते हैं। ऑडियो एड्स के अंतर्गत भाषण रेडियो। हैंड्स ऑन लर्निंग या ऑडियो क्लिप, हैंड्स ऑन लर्निंग स्वयं करके सीखना होता है। हैंड्स ऑन लर्निंग डेवलप्स समझ कौशल और रचनात्मकता होता है। डिजिटल एड्स में आते हैं स्मार्ट बोर्ड पीपीटी VR टूल, VR का फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी। टीचिंग एड्स बहु इंद्रिय अधिगम मल्टी सेंसरी लर्निंग। हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और अब कि स्टेट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल एड्स पूछ देगा। तो इसमें चार्ट जो होगा विजुअल है, बाकी रेडियो जो होता है ऑडियो में होता है, टैप रिकॉर्ड ऑडियो में आता है, माइक्रोफोन ऑडियो में आता है। लर्निंग बाय डूइंग रिफर्स टू विच मेथड, हैंड्स ऑन लर्निंग के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ क्लास को। थैंक्स फॉर कमिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना
और कौन से प्रॉब्लम चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड चाहिए तो उससे के संबंधित के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।